हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंडियन आर्किटेक्चर। देखिए, नितिन सिंघानिया की बुक को नोट्स बनाने के लिए मैंने कम्प्लीटली रेफर किया है। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ नितिन सिंघानिया बुक। नाउ ये जो इंडियन आर्किटेक्चर है ना, काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस का है। तो हम हर एक चीज़ इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बट एक गो थ्रू करेंगे, एक ओवरऑल व्यू लेंगे। ठीक है। अब इंडियन आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है और स्कल्पचर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्लस क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं हम इंडियन आर्किटेक्चर को एंशिएंट इरा में, मिडिवल इरा में एंड मॉडर्न इरा में, ये हमें आज पढ़ना है। ठीक है। तो काफी शॉर्ट वीडियो है, एक इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है। उसके बाद हम हड़प्पन आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, आपके लिए काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। फाइन, हम बात करें इंडियन आर्किटेक्चर की, तो ये जो आर्किटेक्चर है ये लैटिन वर्ड टेक्टन से लिया गया है। लैटिन वर्ड टेक्टन से लिया गया है जिसका मतलब है बिल्डर। अब देखिए, जिस टाइम से ह्यूमंस ने कुछ रहने के लिए बनाना स्टार्ट किया, पहले तो गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे हट्स जो है थोड़ा सा शेल्टर टाइप वैसा बनाना स्टार्ट किया। तो बस उसी टाइम से ये जो आर्किटेक्चर का, ये जो हम कला बोलते हैं, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये डेवलप हुई। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है, स्कल्पचर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है दैट आर्किटेक्चर, हम बोलते हैं ना आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग करनी है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग कर रहा है वो, है ना। तो आर्किटेक्चर क्या होता है, इट रेफर्स टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। मतलब जो आर्किटेक्चर में फर्दर स्टडी करते हैं वो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, मेनली डिजाइनिंग उसकी स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्शन तो सिविल में आ जाती है, बट डिजाइनिंग जो है उसकी स्टडी करते हैं। तो कई बार रिच लोग होते हैं वो बोलते हैं ना कि हमें आर्किटेक्ट मंगवाना पड़ेगा इस घर के डिजाइनिंग के लिए, है ना। अब गरीब लोग तो खुद ही डिजाइन कर लेते हैं, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉशरूम, यहाँ पूजा का कमरा, यहाँ 2 कमरे, बस हो गया। तो जो रिच लोग हैं उनको आर्किटेक्ट चाहिए प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए। तो उस तरह से घर की डिजाइनिंग की, कहाँ पे बालकनी होगी, कहाँ पे किचन, वो जो प्रॉपर डिजाइनिंग होती है ना, वो आर्किटेक्चर करता है, आर्किटेक्ट करता है। ठीक है। इसकी स्टडी हम आर्किटेक्चर के अंडर करते हैं। लेकिन स्कल्पचर क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉल 3D वर्क ऑफ आर्ट। आर्ट का कोई छोटा सा वर्क, कोई छोटी सी मूर्ति है, लाफिंग बुद्धा है, शिव जी की छोटी सी मूर्ति है, ये जो 3D वर्क ऑफ आर्ट है ये स्कल्पचर के अंडर आता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, आर्किटेक्चर जनरली यूजेस अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन, मेटल, वुड, ग्लास एक्सेट्रा, बट स्कल्पचर इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल। ध्यान से सुनिए, जो आर्किटेक्चर होता है इसमें आपको बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करना पड़ता है, तब आप पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग का खड़ा करते हैं। इसमें आपके पत्थर चाहिए, मेटल चाहिए, लकड़ी चाहिए, ग्लास चाहिए, सीमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है। लेकिन जो स्कल्पचर होता है यूजुअली एक ही मटेरियल से बन जाता है। जैसे मिट्टी की मूर्ति है तो मिट्टी की बन गई, कांसे की मूर्ति हम खरीदते हैं, कांसे की मूर्ति बन गई, पीतल की मूर्ति हम कई बार पूजा के लिए खरीदते हैं तो वो पीतल की ही है, उसमें कोई और मटेरियल है ही नहीं। तो ये यूजुअली सिंगल मटेरियल से बनी हुई मूर्ति होती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं। अब एग्जाम्पल्स बताए हैं, जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है दिल्ली में, ये आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। स्कल्पचर का एग्जाम्पल क्या है, नटराज की मूर्ति है, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इमेज है। ये सब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे वहां पे होगा। तो ये क्या है, स्कल्पचर्स हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि आर्किटेक्चर जो है इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें प्रॉपर इंजीनियरिंग की स्टडी करनी पड़ती है, एंगल्स वगैरह की स्टडी करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन जो स्कल्पचर है इसमें आपको किसी स्टडी की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, कुछ नए नए आइडियाज ला सकते हो, कुछ नई नई मूर्ति में कुछ डिफरेंट स्टाइल ट्राई कर सकते हो, तो आप स्कल्पचर बना सकते हो। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ठीक है। अब आर्किटेक्चर में और क्या होता है, इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स। बिल्कुल आपको बिल्डिंग बनानी है तो कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट्स होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। स्कल्पचर में क्या, इट मे नॉट डिपेंड हेविली ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट्स। हाँ, आपको अगर मान लीजिए लाफिंग बुद्धा बनाना है तो वो लाफिंग बुद्धा की तरह दिखना चाहिए। आप उसको हल्का सा पतला कर सकते हैं, हल्का सा चबी कर सकते हैं, किसी डिफरेंट मेटल से, किसी डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। मटेरियल थोड़ा सा, इमेज थोड़ी सेम होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। बाकी आप साइज कुछ भी कर सकते हैं, कलर कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि स्कल्पचर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। अब आगे हम जानेंगे क्लासिफिकेशन। अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसी के हिसाब से हमारी वीडियोस भी आगे चलेंगी। ठीक है। तो हमने पढ़ना है कि जो इंडियन आर्किटेक्चर है इसे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका एंशिएंट इंडिया है, तो एंशिएंट इंडिया में मेनली हड़प्पन आर्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न आर्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, देन गुप्ता एज,
गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म ये इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया का आर्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड मॉडर्न इंडिया में इंडो गोथिक आर्ट एंड न्यू रोमन स्टाइल, ये एक्चुअली इसी बुक में है, तो अभी तक मैंने इनकी स्टडी तो नहीं की अभी तक, तो इसको देखते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज यही काफी है। ठीक है, अब देखिए आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था ताकि मैं आपको हल्का से एक्सप्लेन कर सकूं कि अब हमें आगे चल के पढ़ना क्या है ना। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंडर पढ़ेंगे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। हमने जाना था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और भी काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा था। हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उस टाइम पीरियड में कैसा आर्ट था, कैसी बिल्डिंग्स थी, कैसी डिजाइनिंग थी, क्या आर्किटेक्चर था, किस तरह की मूर्तियाँ थी, स्कल्पचर थे, ये सब कुछ हमारा आज का टॉपिक है। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ये बसी हुई थी इंडस यानी कि सिंधु नदी के तट पे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में थी, तो नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया में थी। मेनली जो आपका पाकिस्तान जो है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम साइट्स अब इसकी चली गई हैं पाकिस्तान में। वैसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था जिस टाइम ये सभ्यता थी, बट राइट नाउ मैक्सिमम साइट्स इनकी पाकिस्तान में है, बट ऐसा नहीं इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी है, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है, इस तरह से। नाउ टू मेजर साइट्स, अब जो सबसे बड़ी दो साइट्स हैं वो दोनों ही पाकिस्तान में है, एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो। लोथल जो कि गुजरात में है इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये तो मैंने आपको हल्का सा रिवाइज करा दिया ताकि आप थोड़े से इतना कि वापस चल जाएं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में, थोड़ा सा बेस वहां से पकड़ लें, है ना। अब देखिए आर्किटेक्चर के बारे में हमें जाना है कि वहाँ पे घर कैसे थे, टाउन प्लानिंग कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो हम इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अभी नहीं पढ़ेंगे। नाउ आर्किटेक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। नाउ दोज पीपल हैड अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, जो शहर हैं उनको कैसे प्लान करना है उसकी बहुत ही अच्छी सेंस जो है, जो हमें रिमेन्स मिली है उससे मिलते हैं। अब जो रोड्स हैं वो कट करते थे राइट एंगल्स पे, मतलब सड़कें इस तरह से थी, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे, इस तरह से बिल्कुल राइट एंगल्स पे वो कट करती थी। अब जो साइड का एरिया बच गया या यहाँ पे शॉप्स होंगी, घर होंगे, प्राइवेसी का बड़ा अच्छा कंसर्न था। ठीक है, अब जो मेन एंट्रेंस थी वहां से अंदर जो आंगन है उसका पूरा व्यू नहीं आता था, मतलब अंदर कोई क्या कर रहा है बाहर नहीं पता चलता था। प्राइवेसी को बहुत अच्छा उन्होंने कंसीडर किया था। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। अब जो वो बिल्डिंग्स बनाते थे, घर बनाते थे, तो क्या यूज करके बनाते थे। सो दोज पीपल यूज्ड बर्न्ड मड ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशंस। अब देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है ना वो आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगी, इंडिया में भी मिलेंगी, जम्मू में भी मिलेंगी, अलग अलग जगह पे मिलेंगी, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। लेकिन वहाँ पे कहीं भी आप बात करें तो सेम स्टैंडर्ड डायमेंशंस रखी गई थी और जो ईंटें थी वो उसी डायमेंशंस की हर जगह यूज़ की गई। पहली चीज़ कि उस टाइम पे कौन प्रोडक्शन करता होगा, कैसे एक से दूसरी जगह पहुंचाते होंगे, और सेम स्टैंडर्ड साइज की सभी ईंटें यूज़ करें तो बहुत सोचने वाली बात है। दूसरा बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे हर जगह जो है अनबेक्ड ब्रिक्स यूज़ होती थी, बट ये लोग बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे। ठीक है, अब सिटी का डिवीजन कैसे था, तो देखिए हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कि दो तरह से जो है हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका लोअर सिटी, एक हो गया आपका सिटाडेल। सिटाडेल मतलब एक हाई सा एक स्टेज, जैसे स्टेज होता है ना स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है तो एक स्टेज होता है जहाँ पे बच्चे परफॉर्म करते हैं, बाकी सारा ग्राउंड होता है, नीचे थोड़ा डाउन में होता है, वहाँ पे चेयर्स लगी होती है, पेरेंट्स बैठते हैं, टीचर्स बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं। वैसे ही सेम चीज़ है, सिटाडेल जो है एक स्टेज आप मान लीजिए। ठीक है, लोअर सिटी को मान लीजिए आप ग्राउंड जहाँ पे सब लोग बैठे हुए, स्टेज पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हो गया सिटाडेल। अब सिटाडेल पे क्या होता था, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सारी सिटाडेल पे होती थी। ये थोड़ा हाइट पे बना हुआ पेविलियन होता था। लोअर सिटी में कॉमन चीज़ें होती थी। थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं क्या है। तो लोअर सिटी में कॉमन पीपल्स हाउसेज, जो आम आदमी है उनके घर होते थे, जो पब्लिक के लिए जो चीज़ें होंगी वो यहाँ होती थी, शॉप्स हो गई, जो भी होगा, है ना। सिटाडेल पे क्या होता था, बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशंस, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको सिटाडेल पे मिलेंगी। ग्रीनरीज, ग्रीनरीज क्या होती है, जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता है, स्टोरेज हाउसेस थे। पिलर्ड हॉल्स, बहुत बड़े बड़े हॉल जहाँ पे पिलर लगे हुए थे, सुंदर सुंदर, वो थे। समटाइम्स रेजिडेंट्स ऑफ रूलर्स, वैसे आपको कोई शासक नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई तानाशाह नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी स्टडी की गई है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की, तो कोई मिला नहीं है, बट कुछ बड़े बड़े घर मिले हैं, तो आइडिया लगाया जाता है कि मे बी वो रूलर्स के होंगे। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का पब्लिक पाथ्स।
पब्लिक बात होती है, जैसे श्राइन्स होती है, जैसे हम हरिद्वार जाते हैं ना, हिंदू लोग हरिद्वार जाते हैं तो ओपनली वहां पे जैसे नहाते हैं, और वहां पे क्या है, गंगा नदी है, साथ में स्टेयर्स हैं, है ना, स्टेयर्स पे खड़ते हैं, कुछ कई बार पानी डाउन होता है तो आप नीचे तक स्टेयर्स पे जा सकते हो, अदरवाइज ऊपर तक रह सकते हो। इस तरह से रिलेट करो पब्लिक बात को कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर टब जैसा है, यहाँ से भी स्टेयर्स जाती हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ पे पानी स्टोर है, यहाँ पे सब नहाते होंगे। तो आइडिया लगाया गया कि कुछ मतलब रिचुअल जो बाथिंग है इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग, कि कोई त्योहार है, फंक्शन या फेस्टिवल है तो उसके लिए रिचुअल जो है बाथिंग यहाँ पे करते होंगे। साथ में कुछ रूम्स भी बने हुए तो वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि मे बी वो चेंजिंग रूम्स होंगे, है ना। अब इसी का एक एग्जाम्पल है द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो, ठीक है। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि जैसे आप हम बर्तन धो रहे हैं या वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो उनकी जो पाइप्स हैं वो कहाँ पे जाके मिलेंगी, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था उस टाइम के बारे में। अगर हम बात करें, जो ये एक्सक्रीशन होता था ना, जो भी मतलब जो पाइप्स होती थी वो हर एक घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप्स लगाई हुई थी, तो हर घर से पाइपें जो है उस ड्रेनेज हॉल में मिलती थी। फिर वो जो पूरी लंबी लंबी पाइप्स क्या मतलब, वो तो खाने जैसे होते थे। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है तो यहाँ से जो पाइप निकलेगी यहाँ साइड में जो है इस तरह से नाली जैसी होगी, उस नाली से होते हुए फिर मेन जो एग्जिट है वहां तक जाएगी। तो बहुत ही अच्छा उनका सिस्टम था। और ये जो नालियां होती थी ना, इनके ऊपर जो स्लैब्स होते थे इनको रिमूव भी कर सकते थे ताकि क्लीनिंग की जा सके। लोग खुद से क्लीनिंग करते थे ताकि गंद ना रहे, स्मेल ना आए, और उससे फिर उस स्लैब से ढक देते थे ताकि स्मेल और ना है भी तो बंद कर देते थे। इस तरह से मतलब बहुत प्रॉपर अच्छा सफाई का सिस्टम था, ठीक है। अब ये हमने देखिए पढ़ा आर्किटेक्चर के बारे में। अब हमें पढ़ना है स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि 3D डायमेंशंस की कुछ मूर्तियां होती हैं, ठीक है, एक ही मटेरियल से बनी होती हैं मोस्टली, और बस वो सब हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैंने हल्का सा एक इंडेक्स बनाया है। जैसे सील्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से मटेरियल की बनी होती है, ब्रॉन्ज फिगर्स, टेराकोटा फिगर्स, पॉटरी कैसी होती थी, ऑर्नामेंट्स जो है वो कैसे होते थे, ये सब पढ़ेंगे। अब देखिए ये सब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से पढ़ाया हुआ है कि इतिहास कैसा था। उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है उन पर ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन आज हम आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इसमें आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स, ये सब पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सील्स। सील्स क्या होती है, मोहरें, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप्स की होती थी, डिफरेंट साइजेस की होती थी। मेनली आपको स्क्वायर मिलेगी, बट ट्रायंगुलर भी मिल जाएगी, रेक्टेंगुलर भी मिल जाएगी, सर्कुलर भी मिल जाएगी, बट मेनली आपको स्क्वायर फॉर्म में शेप्स मिलेंगी सील्स की, ठीक है। कौन से मटेरियल से बनी होती थी, तो स्टीएटाइट जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है उससे जो है ये सील्स, ये मोहरें बनी होती थी। अब इन पे कुछ इंस्क्रिप्शंस होती थी। इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको बताया है क्या होती है, कोई भी जो हार्ड सरफेस होता है या रॉकी सरफेस होता है या मेटल सरफेस होता है उसके ऊपर जब कुछ लिखा जाता है तो हम उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, हार्ड सरफेस के ऊपर। तो सील्स भी हार्ड हुई, तो इनके ऊपर जो कुछ लिखा जाता था उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो वो लिखा जाता था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। देखिए इंडस वैली के सिविलाइजेशन के जो लोग थे वहाँ पे बहुत सारे हमें जो है एक तरह से पिक्टोग्राफ्स इस तरह से मिले हुए, सिंबल्स मिले हुए, जैसे ये हो गया सिंबल आपका, ये हो गया सिंबल। तो अब जो हिस्टोरियंस हैं वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो आज तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने लिखा था उसको प्रिडिक्शन उसकी नहीं हो पाई है, ठीक है। उनकी स्क्रिप्ट नहीं हम समझ पाए हैं, क्या उनके सिंबल्स थे वो नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट आता है बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल। इनका राइटिंग स्टाइल बाई डायरेक्शनल था। अब हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा सिस्टम है। जो उर्दू लिखते हैं वो इस तरह से उल्टा लिखते हैं, लेकिन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे पहले राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये ऐसा लिखते थे, तो देखिए जब भी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी हुई है तो यहाँ मैंने थोड़ा लूज लूज लिखा है, यहाँ पे आके टाइट हो गया ना क्योंकि स्पेस नहीं बचा। सेम यही चीज उनके साथ थी कि वो यहाँ से लिखते थे खुला खुला, लूज लूज, यहाँ पे जगह नहीं बचती तो टाइट कर देते थे। इसका मतलब यही है कि वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करे और यहाँ पे टाइट हो गया, है ना। तो ये बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल था उनका। नेक्स्ट आता है एनिमल इंप्रेशंस। सील्स के ऊपर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स भी मिलेंगी, जैसे यूनिकॉर्न हो गया, बुल हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गया। नो एविडेंस ऑफ काउ, गाय का कोई नामो निशान नहीं था उस टाइम पे। अब जो मोहरें आपने देखी ना, मोहरें जैसे कोई सिक्का हो गया, मोहर हुई, वो इधर भी उधर भी दो साइड्स होती हैं उसकी। तो जो सील्स होती थी उनकी एक साइड पे एनिमल या ह्यूमन फिगर हमें देखने को मिलेगी और दूसरी साइड पे मिलेगी इंस्क्रिप्शन देखने को। इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ लिखा हुआ है, एक साइड पे कुछ इमेज बनी हुई है। यूज क्या था इन मोहरों का, ट्रेड, व्यापार के लिए यूज होती थी।
कुछ सील्स जो है डेड बॉडीज की, जो जैसे डेड बॉडीज के रिमेन्स मिले हैं वहां पे कुछ सील्स मिली हैं। तो इसका मतलब ये कि दैट दीज सील्स माइट हैव यूज्ड एज एमुलेट्स, एज ताबीज की तरह भी ये जो मोहरें थी वो यूज होती थी। स्वास्तिक डिजाइन सील्स ऑल्सो फाउंड, स्वास्तिक डिजाइन की कुछ मोहरें हमें मिले जिसके ऊपर स्वास्तिक डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इन सील्स के, है ना। तो यूनिकॉर्न सील मिली है, पशुपति सील मिली है, ये काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इन सील्स के। अब पशुपति सील के बारे में काफ़ी एलेबोरेट किया हुआ है, क्वेश्चन आता है तो इसका बात थोड़ा सा देखते हैं। पशुपति सील जो है एक स्टीएटाइट स्टील, स्टीएटाइट क्या है, सॉफ्ट स्टोन है, इससे मिलकर बनी होती थी, है ना। डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो, ये आपको मोहनजोदाड़ो में मिली है। इसमें अब इस सील में है क्या, ह्यूमन डिएटी सिटिंग क्रॉस लेग्ड, जैसे हम बोलते हैं ना चौकड़ी मार के बैठो, लेग्स क्रॉस करके बैठो, तो उस पोजीशन में बैठे हुए ह्यूमन डिएटी मिले हैं जिसने रेफर किया जाता है कि ये पशुपति हैं। ठीक है, ही वियर्स अ 3 हॉर्न्ड, ये HORNED है। ठीक है, 3 हॉर्न्ड हेड गियर, मतलब सर पे एक ताज सा पहना हुआ है जिसमें 3 सिंग लगे हुए हैं। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, इसको आप इग्नोर मत करना, पशुपति सील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, तभी तो मैंने यहाँ पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब 3 सिंगों वाला इन्होंने एक ताज पहना हुआ है, इनके आसपास एनिमल्स हैं। लेफ्ट में कौन कौन से एनिमल्स हैं, एलिफेंट एंड टाइगर। राइट में कौन कौन से हैं, राइनोसेरस एंड बफेलो। बिलो द सीट ऑफ फिगर, जो ये फिगर जो हमने पढ़ा कि क्रॉस लेग करके बैठी हुई जिसके सर पे ताज है, उसके उस फिगर के नीचे भी जो है 2 एंटीलोप्स मृग टाइप बने हुए हैं। ठीक है, अब हमने सील्स का भी पढ़ लिया काफ़ी कुछ। अब आती है ब्रॉन्ज फिगर्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है बट मैं एक्सप्लेन आपको पूरा फुल करूंगी। बट इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ब्रॉन्ज फिगर्स की बात कर रहे हैं, मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसको यूज़ करके ये ब्रॉन्ज फिगर्स बनाई जाती थी। टेक्निक क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही फैसिनेटिंग टेक्निक है। मतलब लगता है कि नहीं यार, उस टाइम के लोग कितना सोचते थे ना इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है जिसे कि दुनिया का सबसे पुराना ब्रॉन्ज स्कल्पचर माना जाता है। ठीक है, अब ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती क्या है, देखिए कोई भी वैक्स की फिगर ले लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे गीली गीली क्ले की, वेट क्ले की, फिर उसके बाद उसको सूखने देंगे, है ना, वो सूख जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, जो वैक्स है ना उसके अंदर उसको हीट करके मेल्ट कर देंगे। अब वैक्स सारा मेल्ट हो गया तो जो फिगर थी वो मेल्ट हो गई। ठीक है, अब जो गीली क्ले थी बाहर से वो सूख गई है, हार्ड हो गई, तो उसमें हल्का सा होल कर देंगे, उस होल से सारा का सारा जो ये वैक्स है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब वो सिर्फ क्ले की ही शेप ही बच गई, क्ले की, अंदर कुछ नहीं है। अंदर डालेंगे वो मेटल, हॉट मेटल। अब हॉट मेटल डाला तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा प्रॉपर, वो चेक करेंगे सॉलिड हो गया है, तो उसके बाद से जो बाहर की वेट क्ले जो कि हार्ड हो गई थी उसको रिमूव कर देंगे, और जो मेटल की फिगर बनी उसको थोड़ा सा जो है फिनिशिंग देके फिर प्रॉपर सेम टू सेम जैसे वैक्स फिगर थी ना वैसी मेटल फिगर बन जाती है। खुद देखिए मतलब कितना फैसिनेटिंग है ना, उस टाइम के लोग इतना सोचते थे। और यही टेक्निक आज के डेट में भी कंट्री के काफी ज्यादा पार्ट्स में, हमारी कंट्री के काफी ज्यादा पार्ट्स में यूज होती है। ठीक है, अब देखिए इस पेज पे हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ लिया सील्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ लिया ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में। अभी ऑर्नामेंट्स है, पॉटरी है, टेराकोटा फिगर्स है, काफी कुछ बचता है जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। अगर आप देखिए शुरू से अभी तक नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया से नोट्स आपके आर्ट एंड कल्चर के बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है पॉटरी। पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन। तो ये 2 तरह के आपको मिलेंगे, एक हो गया प्लेन पॉटरी, एक हो गया पेंटेड पॉटरी। प्लेन मतलब सिंपल मिट्टी के बर्तन, एक हो गया जिसपे पेंटिंग की हो, है ना। तो इस तरह की जो पॉटरी है उन्हें रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी कहा जाता था, जिसमें रेड कलर का बैकग्राउंड होता था, डिजाइनिंग जो है वो ब्लैक कलर से की गई होती थी। थीम्स की बात करें कि किस किस थीम पे पेंटिंग्स की जाती थी, तो ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल फिगर्स हो गए, इन सब थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स की जाती है। जैसे रेड कलर का बैकग्राउंड कर दिया, उसके ऊपर ट्रीज बना दिए, है ना, तो वो थीम हो गया ट्री थीम, इस तरह से। पर्पजेज, अब जो मिट्टी के बर्तन हैं कुछ प्लेन है कुछ पेंटेड है, तो पर्पस क्या था इनका, हाउस होल्ड पर्पजेज एंड डेकोरेटिव पर्पजेज। कुछ घर सजाने के लिए, है ना, कुछ घर में जो बर्तन एज अ यूटेंसिल उसको यूज करने के लिए, तो ये सब जो है पर्पजेज थे। अब ये क्वेश्चन आता है रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ये सब कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको आर्ट एंड कल्चर की तरफ से अच्छे से तैयार रहना होगा। ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपको पता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम रहती है, हम बहुत ज्यादा पढ़ लें चांसेस कम है कि उसमें से कुछ आएगा नहीं आएगा, हम आंसर दे पाएंगे या नहीं, है ना। नेक्स्ट आता है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आभूषण। तो ये कौन से मटेरियल से मिलके बने होते थे, पहले ये पढ़ते हैं। तो ये प्रीशियस मेटल्स हो गए, जेमस्टोन्स हो गए, बोन्स हो गए, क्ले हो गए, इन सब से मिलकर बनते थे।
ओनली वोर बाय वुमेन। अब देखिए वैसे तो ये कोई आदमी है, औरत है, सबके द्वारा पहने जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे आभूषण थे जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा पहने जाते थे, जैसे गिर्डल्स हो गया, इयररिंग्स हो गया, एंकलेट्स, पायलें, इयररिंग्स आप समझ गए, गिर्डल्स होता है जो कमर बंदी, कमर पे जो बांधते हैं। ये 3 चीजें सिर्फ औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा पहनी जाती थी, बाकी जो है वो कॉमन पहनते थे। बीड्स मेकिंग फैक्ट्री, मनके भी हमें काफी ज्यादा मिले हैं, तो उनको बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ थी? चनहुदड़ो एंड लोथल में, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टोन फिगर्स, यानी कि पत्थर के बने हुए फिगर्स। तो बियर्डेड प्रिस्ट हमें मिला है, दाढ़ी वाला एक प्रिस्ट मिला है, मतलब दाढ़ी वाला एक आदमी था जो कि एक शॉल में ऐसा लगता है कि लपेटा हुआ है उसने खुद को। उसकी आईज जो है आधी क्लोज है, जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहा हो। आर्मलेट यानी बाजू पे एक बाजूबंद होता है ना, वो बांधा हुआ है राइट हैंड पे, और जो सर था उसके ऊपर अ प्लेन फाइल है अक्रॉस द हेड, मतलब एक इस तरह से पट्टी का जो है सर के ऊपर बांधी हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि बियर्डेड प्रिस्ट है, स्टोन का बना था, ब्रॉन्ज का बना था, मेटल का बना था, फिर फंस जाते हैं, है ना, तो पता होना चाहिए। शॉल में जो है लपेटा था, आईज क्लोज थी, इलोंगेटेड थी, खुली थी, कैसी थी, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट आता है रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ, रेड सैंडस्टोन की फिगर मिली है मेल टॉर्सो की। ठीक है, ऑर्नामेंट्स पढ़ लिए, पॉटरी पढ़ लिया, अब हमारा लास्ट आता है टेराकोटा। ठीक है, तो टेराकोटा की जो चीजें हैं कैसे बनती थी। अब टेराकोटा में यूज क्या करते थे? तो फायर बेक्ड क्ले, क्ले जिसको बेक किया जाता था आग में, उसका यूज किया जाता था। मोस्टली आपको गुजरात एंड कालीमंगन जो कि राजस्थान में है वहां ये मिलेगी। जनरली यूज टू मेक, अभी जनरली क्या बनाने के लिए यूज किया जाता था? तो खिलौने हो गए, एनिमल्स की फिगर्स हो गई, जैसे छोटे छोटे हाथी बनाने, उसके लिए मिनिएचर कार जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी बच्चों के खेलने के लिए, तो उसके लिए भी यूज होते थे। एग्जाम्पल क्या है टेराकोटा इमेज का सबसे बेस्ट? तो वो है मदर गॉडेस। अब माना जाता है दैट शी माइट बी वर्शिप्ड फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी समझते ना आप, मतलब खुशहाली, पैसा, इस सब के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए उनकी पूजा की जाती थी, आइडिया है। और ऐसा भी माना जाता है कि माइट बी शी वॉज कंसिडर्ड द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टाइल होने के लिए भी उनकी पूजा की जाती थी। तो बस इतना था, और वीडियो आई नो काफ़ी लेंथी है, और मैं सुबह सुबह इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लेजी भी रह रहा है, बट मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट कर दूँ इसको इन वन गो। तो आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि जब मॉडर्न इरा था, जब मॉडर्न काल चल रहा था, उस टाइम पे आर्ट की डेवलपमेंट किस तरह से हुई, आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट किस तरह से हुई, ये सब, राइट। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। अब देखिए, जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया कोर्ट आर्ट और एक हो गया पॉपुलर आर्ट। अब इन दोनों का मतलब क्या है? कोर्ट आर्ट मतलब जो दरबारी हैं उनके द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया है, कोर्ट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। एंड पॉपुलर आर्ट होता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कोई एक पर्सन है जिसका आर्ट बहुत अच्छा है, उसने कोई स्कल्पचर बना दिया, कोई छोटी मोटी मूर्ति बना दिया, कुछ अच्छा काम कर दिया, तो वो इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव है दैट इज कंसीडर्ड अंडर पॉपुलर आर्ट। और जो दरबार का अपना इनिशिएटिव है वो आता है कोर्ट आर्ट के अंडर। अब कोर्ट आर्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, ये तो दरबारी बनवाएंगे, मतलब जो दरबार है, जो शासक है, जो राजा है, वो खुद से बनवाएगा। लेकिन पॉपुलर आर्ट में आ जाती हैं केव्स, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन, स्कल्पचर्स, मूर्तिकला, ये सब कुछ। ठीक है, तो अब आज हमें पढ़ना क्या है कि मौर्य जो टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे पैलेसेस कैसे थे, पिलर्स कैसे थे, स्तूपास कैसे थे, केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स कैसे थे, ये सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में आप नोट्स मेंटेन करते रहें, ध्यान से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे सुनते रहें, एंड दैट्स इट। पहले हम स्टार्ट करेंगे कोर्ट आर्ट के साथ। तो इसमें 3 चीजें हमें पढ़नी है, पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास। बहुत शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है, जहां से क्वेश्चन बनता है उतना ही पढ़ाया है, कहानियां बहुत नहीं इंक्लूड की हैं। ठीक है, सो पैलेसेस की बात करें तो कैपिटल जो है मौर्य शासकों की वो थी पाटलिपुत्र, बेशक चेंज होती रही बट मेन पाटलिपुत्र थी। और एक पैलेस है कुम्हराहर में। ठीक है, अब ये दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं द स्प्लेंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, मतलब जो भव्यता थी मौर्य काल में पैलेसेस की, वो ये बताते हैं। ठीक है, और जो ये कुम्हराहर है, मेगास्थनीज ने इसको डिस्क्राइब किया है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। इंसान के द्वारा बनाए गए सबसे महान काम जो होते हैं, कुछ हैं, उनमें एक जो है कुम्हराहर का जो पैलेस है, इसे डिस्क्राइब किया था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल, जिस चीज से जो है कंस्ट्रक्शन की जाती थी वो मटेरियल क्या रहता था? वुड यानी लकड़ी।
ठीक है। तो पैलेसेस में यही आता है कि मेगास्थनीज ने कुम्भलहार को डिस्क्राइब किया है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। मेन जो बिल्डिंग मटेरियल है वो वुड रहता था, बस ये सब कुछ, ठीक है। अब पिलर्स में आता है, पिलर्स जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें आता है कि अशोका, जिस टाइम पे अशोक रूल कर रहे थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस जो है पिलर्स पे करवानी स्टार्ट की थी। इंस्क्रिप्शंस आप समझते हैं ना, किसी भी हार्ड सरफेस पे जो हम कुछ कार्व आउट करवाते हैं, कुछ लिखवाते हैं, इंस्क्राइब करवाते हैं, उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस का जो काम है इनके टाइम में स्टार्ट हुआ, परवान चढ़ा, एंड इसे कंसीडर किया जाता था एज अ सिंबल टू कॉमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज। कोई युद्ध हुआ जिसमें अशोक जीते हों, तो वैसे बैटल में जो कहीं भी विजय हासिल की, उसको यहाँ पे जो है इंस्क्राइब करवाया जाता था। पिलर्स यूजुअली मेड अप ऑफ चुनार सैंडस्टोन, और जो ये पिलर्स हैं चुनार सैंडस्टोन के बने होते थे। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे लौरिया नंदनगढ़ है पिलर, लौरिया नंदनगढ़ पिलर है चंपारण बिहार में, सारनाथ पिलर है नियर वाराणसी, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक डायग्राम सा बनाया है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे नेशनल एम्बलम भी जो है इस पार्ट को कंसीडर किया गया है। तो नेशनल एम्बलम क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से जो है एक मोनोलिथ शाफ्ट होता है, ठीक है, एक पिलर जैसा है, ठीक है। अब ये एक ही मटेरियल से बना होता है, उसके ऊपर होती है कैपिटल। अब ये जो कैपिटल वाला पार्ट है, ये जो आपको लग रहा है उल्टा कमल का फूल की तरह होता है, ये इधर लोटस और बेल शेप्ड, या लोटस जो है उल्टा उसकी तरह होता है या बेल शेप का होता है। उसके ऊपर होता है अबेकस, यानी कि एक स्टैंड टाइप, जिसके ऊपर एनिमल फिगर्स जो है खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 4 शेर हैं, 3 हमें दिखाई देते हैं, एक इसके पीछे है ना, इस तरह से। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ेंगे कि इसे नेशनल एम्बलम भी कंसिडर किया गया है, बट क्या पूरे के पूरे पार्ट को या थोड़े से को, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए नेशनल एम्बलम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अबेकस प्लस एनिमल पार्ट है उसे नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। अबेकस क्या है, ये जो कमल का फूल है इससे ऊपर वाला पार्ट जो है इसे नेशनल एम्बलम घोषित किया गया है। इसमें आपको 4 एनिमल्स मिलेंगे। अब ये इनकी बात नहीं हो रही है, ये तो लायन है, शेर है, लेकिन यहाँ पे भी 4, हर एक शेर के नीचे एक एनिमल है, ठीक है। इसमें एक हॉर्स है, वेस्ट में एक बुल है, ईस्ट में एक एलिफेंट है, साउथ में एक लायन है, नॉर्थ में। तो यहाँ पे 4 जो है एनिमल्स, यहाँ पे हर एक शेर के नीचे एक एनिमल जो है बना हुआ है। एंड बिलो द अबेकस इंस्क्राइब्ड, अबेकस के यहाँ पे नीचे इंस्क्राइब किया हुआ है सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, सत्य की हमेशा विजय होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। ये तो पिलर अशोकन पिलर है, ठीक है, अशोका ने बनवाया था, लेकिन अब हमने जो है इसको एज ए नेशनल एम्बलम कंसीडर किया है, नॉट द एंटायर पार्ट, नीचे वाले 2 सब पार्ट नहीं, ऊपर वाला अबेकस एंड एनिमल फिगर जो है। अब इसमें 4 शेर है, हर एक शेर के नीचे अब देखिए एक एनिमल भी है। एनिमल कौन कौन सा है वो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिए। अबेकस के नीचे कुछ इंस्क्राइब किया हुआ है, क्या इंस्क्राइब किया हुआ है, सत्यमेव जयते, देवनागरी स्क्रिप्ट में, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ड्रीम्स। तो ये सब जो है हमारा बेसिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टैटिक जीके का पार्ट भी मान सकते हैं, जो ये वाला है, ये हम पॉलिटी में भी पढ़ लेते हैं, ये हमने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ लिया है ना। चलिए अब देखिए हमें पढ़ना क्या था, हमें पढ़ना था कोर्ट आर्ट, ठीक है। अब कोर्ट आर्ट के अंदर हमने पैलेसेस पढ़ लिए, पिलर्स पढ़ लिए, अब बचता हमारा स्तूपास, जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, और ये तीनों भी नेक्स्ट पेज पे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है स्तूपास, ठीक है। स्तूपास क्या होते हैं, बुरियाल माउंट्स। जैसे जब किसी की डेथ होती है तो उसके ऊपर कुछ ढांचा सा बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे किसी की डेथ हुई तो जो उसके रिमेन से रखे जाएंगे उसको इस तरह से ढांचा बनाया जाएगा, उसे हमने नाम दे दिया है स्तूपास का। इन डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें अगर आपको नहीं इस चीज की नॉलेज है। नाउ प्रेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड, वैदिक इरा से ही इंडिया में स्तूपास बनाने का कंसेप्ट जो है चलता आ रहा है। रेलिक्स एंड एशेस ऑफ डेड वर गिफ्ट, जिस इंसान की मृत्यु हो गई है उसके अवशेष, उसके जो ना धूल मिट्टी अवशेष है ना, हड्डियां, वो सब जो है इसमें रखी जाती हैं, ऊपर से इस तरह का डोम बना दिया जाता है। क्लाइमेक्स का मतलब है कि जिनीथ पे मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा स्तूपास किसके टाइम पे बनाए गए, ड्यूरिंग द रियान ऑफ अशोका, अशोका के टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे एग्जांपल्स ले तो सबसे पुराना स्तूप जो है वो पिपराहवा स्तूपा है उत्तर प्रदेश में। सबसे फेमस जो है वो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूपा के बारे में हम वैसे भी अलग से पढ़ते हैं, है ना। टोटल कितने स्तूपास है इंडिया में, 9 है,
ठीक है। एंड कोर ऑफ द स्तूपा वाज मेड अप ऑफ, जो उसका बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, कोर है, वो अनबर्न्ट ब्रिक से बना होता है। बाकी का सारा जो मतलब सब कुछ है वो सारा बर्न्ट ब्रिक से बना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पहुंच गए हैं पॉपुलर आर्ट की ओर। तो पॉपुलर आर्ट में हमारा क्या क्या आता है, केव्स आती हैं, स्कल्पचर्स आती हैं, पॉटरी आती है, पढ़ेंगे हम, ज्यादा नहीं है, बट उससे पहले ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्तूपा विद डिफरेंट पार्ट्स। बेसिक स्ट्रक्चर है स्तूपा के डिफरेंट पार्ट्स के साथ। ऐसा नहीं है इतने ही पार्ट्स हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं इसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक रेफर कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 से मैं नोट्स बना रही हूँ उसमें से। तो मैंने एग्जैक्टली सेम नहीं बनाया क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट्स बताए हुए थे, है ना, बट जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो बनाया, क्योंकि एग्जैक्टली तो कोई भी उसको नहीं बना सकता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बनाने में थोड़ा टफ भी है। तो जैसे ये डोम होता है हमारा, इसको कहते हैं स्तूपा का डोम। इसके अंदर जो है एक छोटा सा एरिया होता है जहां पे रेलिक्स या एशेस जो है डेड पर्सन के रखे होते हैं। इसके ऊपर होता है इस तरह से, इसे कहते हैं हर्मिका। इसके ऊपर जो ये इस तरह से डंडा सा है ना, एक सीधी लाइन है, इसे कहते हैं यष्टि। और ये जो गोल गोल है पूरा का पूरा जो ये होता है इसे कहते हैं छत्र, ठीक है। अब इससे नीचे ये जो है ये चलने का रास्ता है, डबल स्टेयरवेज है, ठीक है। और ये है वेस्ट तोरण, ईस्ट तोरण, जो कि हम कहते हैं ना कि एक स्टैंड सा है, एक टावर सा है, इसे सुंदर बनाने के लिए। तो सुंदर बनाने के लिए है, डेकोरेशन करने के लिए, ज्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए। बाकी मेन चीज तो ये डोम ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली। कहीं भी एग्जाम में अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करें, इस तरह के डायग्राम्स बनाए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉपुलर आर्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोर्ट आर्ट पढ़ा, पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलर आर्ट। तो इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला है केव्स यानी गुफाएं। तो मॉडर्न इरा में, मॉडर्न पीरियड में जनरली ये यूज होती थी एज विहारास। विहार आप समझते हैं जो रेजिडेंशियल हॉल्स होते हैं, ठीक है, जो रहने के लिए यूज होते हैं। तो ये जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा यूज की जाती थी। डेकोरेटिव गेटवेज होते थे, जैसे ये गेटवे एक तरह से तो डेकोरेटिव है, इसमें बहुत सारा डेकोरेशन और भी है ना। तो वैसे ही जो है पॉपुलर आर्ट में हम केव्स की, पॉपुलर आर्ट कौन, जो इंडिविजुअल लोग हैं वो करते थे, है ना। एंड पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल्स, वॉल्स में पॉलिशिंग की होती थी। अब इसका एग्जाम्पल है बार्बर केव है, नागार्जुनी केव्स है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। लेट मी एडजस्ट दिस पेज। ओके, स्कल्पचर्स होती है मतलब छोटी मोटी 3 डायमेंशनल मूर्तियां बनाना, ठीक है। प्राइमरली यूज्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। जो स्तूपास हैं वहां पे डेकोरेशन के लिए यूज की जाती थी। तो सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है यक्षा एंड यक्षिनी। ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल द 3 रिलीजन्स। उस टाइम पे तीनों जो धर्म है, जो मेन धर्म थे इंडिया के, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनके द्वारा इनकी पूजा की जाती थी। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप थे। यक्षा यक्षिनी स्कल्पचर्स में आते हैं, मॉडर्न इरा के ये हैं, ठीक है। लास्ट आता है पॉटरी। पॉटरी क्या होती है, मिट्टी के बर्तन, तो उनके बारे में पढ़ना है। ऑल्सो कॉल्ड एज NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। मॉडर्न इरा में जनरली एज ए लग्जरी आइटम यूज करते थे। मिट्टी के बर्तनों का क्या यूज होता है, स्टोरेज के लिए, है ना, आटा चावल जो भी चीजें। वैसे नॉर्मली अब तो आज में तो पानी के लिए यूज करते हैं, बस उस टाइम हर एक चीज के लिए मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, है ना। ऐसे स्टील एंड ऑल ये सब तो नहीं था, लेकिन जो मॉडर्न इरा है उस टाइम पे लग्जरी आइटम्स की तरह यूज होते थे। बहुत सुंदर सुंदर इनको डेकोरेटिव वे में बनाया जाता था। एंड ऑफन रेफर टू एज, ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है इन्हें रेफर किया जाता था एज हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। मतलब मिट्टी के बर्तनों की जो हाईएस्ट लेवल है उसमें जो है इनको कंसिडर किया जाता था, ठीक है। आई नो आपको आर्ट एंड कल्चर बोरिंग लगता होगा एक टाइम पे कि इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, बट देखिए अगर आपने एक बार सोच लिया कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो फिर सारी चीजें भूल के नोट्स बना लें। अगर आपको स्किप ही करना है कि नहीं मुझे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना ही नहीं है, मुझे और सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप इसे पूरी तरह से स्किप करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ना से होता क्या है ना कि हमें लगता है हमने पढ़ लिया और एग्जाम में हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसलिए पढ़ना है तो एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, अदरवाइज इस सब्जेक्ट को स्किप कर दीजिए। पर है ऐसा कि ये हिस्ट्री में भी आता है, स्टैटिक जीके में भी आता है। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। यानी कि जब मॉडर्न इरा था, जब मॉडर्न काल चल रहा था, उस टाइम पे आर्ट की डेवलपमेंट किस तरह से हुई, आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट किस तरह से हुई, ये सब, राइट। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। अब देखिए जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया कोर्ट आर्ट और एक हो गया पॉपुलर आर्ट।
अब इन दोनों का मतलब क्या है? कोर्ट आर्ट मतलब जो दरबारी हैं उनके द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया है, कोर्ट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। एंड पॉपुलर आर्ट होता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कोई एक पर्सन है जिसका आर्ट बहुत अच्छा है, उसने कोई स्कल्पचर बना दिया, कोई छोटी मोटी मूर्ति बना दिया, कुछ अच्छा काम कर दिया, तो वो इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव है दैट इज कंसीडर्ड अंडर पॉपुलर आर्ट। और जो दरबार का अपना इनिशिएटिव है वो आता है कोर्ट आर्ट के अंडर। अब कोर्ट आर्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, ये तो दरबारी बनवाएंगे, मतलब जो दरबार है, जो शासक है, जो राजा है, वो खुद से बनवाएगा। लेकिन पॉपुलर आर्ट में आ जाती हैं केव्स, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन, स्कल्पचर्स, मूर्तिकला, ये सब कुछ। ठीक है, तो अब आज हमें पढ़ना क्या है कि मौर्य जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे पैलेसेस कैसे थे, पिलर्स कैसे थे, स्तूपास कैसे थे, केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स कैसे थे, ये सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में आप नोट्स मेंटेन करते रहें, ध्यान से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे सुनते रहें, एंड दैट्स इट। पहले हम स्टार्ट करेंगे कोर्ट आर्ट के साथ। तो इसमें 3 चीजें हमें पढ़नी है, पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास। बहुत शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है, जहां से क्वेश्चन बनता है उतना ही पढ़ाया है, कहानियां बहुत नहीं इंक्लूड की हैं। ठीक है, सो पैलेसेस की बात करें तो कैपिटल जो है मौर्य शासकों की वो थी पाटलिपुत्र, बेशक चेंज होती रही बट मेन पाटलिपुत्र थी। और एक पैलेस है कुम्हरार में। ठीक है, अब ये दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं द स्प्लेंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, मतलब जो भव्यता थी मौर्य काल में पैलेसेस की, वो ये बताते हैं। ठीक है, और जो ये कुम्हरार है, मेगास्थनीज ने इसको डिस्क्राइब किया है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड। इंसान के द्वारा बनाए गए सबसे महान काम जो होते हैं, कुछ हैं, उनमें एक जो है कुम्हरार का जो पैलेस है, इसे डिस्क्राइब किया था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल, जिस चीज से जो है कंस्ट्रक्शन की जाती थी वो मटेरियल क्या रहता था? वुड यानी लकड़ी। ठीक है, तो पैलेसेस में यही आता है कि मेगास्थनीज ने कुम्हरार को डिस्क्राइब किया है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। मेन जो बिल्डिंग मटेरियल है वो वुड रहता था, बस ये सब कुछ। ठीक है, अब पिलर्स में आता है। पिलर्स जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें आता है कि अशोका, जिस टाइम पे अशोक रूल कर रहे थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस जो है पिलर्स पे करवानी स्टार्ट की थी। इंस्क्रिप्शंस आप समझते हैं ना, किसी भी हार्ड सरफेस पे जो हम कुछ कार्व आउट करवाते हैं, कुछ लिखवाते हैं, इंस्क्राइब करवाते हैं, उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस का जो काम है इनके टाइम में स्टार्ट हुआ, परवान चढ़ा, एंड इसे कंसीडर किया जाता था एज अ सिंबल टू कॉमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज। कोई युद्ध हुआ जिसमें अशोक जीते हों, तो वैसे बैटल में जो कहीं भी विजय हासिल की, उसको यहाँ पे जो है इंस्क्राइब करवाया जाता था। पिलर्स यूजुअली मेड अप ऑफ चुनार सैंडस्टोन, और जो ये पिलर्स हैं चुनार सैंडस्टोन के बने होते थे। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे लौरिया नंदनगढ़ है पिलर, लौरिया नंदनगढ़ पिलर है चंपारण बिहार में, सारनाथ पिलर है नियर वाराणसी। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक डायग्राम सा बनाया है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे नेशनल एम्बलम भी जो है इस पार्ट को कंसीडर किया गया। तो नेशनल एम्बलम क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से जो एक मोनोलिथ शाफ्ट होता है, ठीक है, एक पिलर जैसा है। ठीक है, अब ये एक ही मटेरियल से बना होता है, उसके ऊपर होती है कैपिटल। अब ये जो कैपिटल वाला पार्ट है, ये जो आपको लग रहा है उल्टा कमल का फूल की तरह होता है, ये इधर लोटस और बेल शेप्ड, या लोटस जो है उल्टा उसकी तरह होता है या बेल शेप का होता है। उसके ऊपर होता है अबेकस, यानी कि एक स्टैंड टाइप, जिसके ऊपर एनिमल फिगर्स जो है खड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 4 शेर हैं, 3 हमें दिखाई देते हैं, एक इसके पीछे है ना, इस तरह से। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ेंगे कि इसे नेशनल एम्बलम भी कंसिडर किया गया है, बट क्या पूरे के पूरे पार्ट को या थोड़े से को, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, नेशनल एम्बलम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अबेकस प्लस एनिमल पार्ट है उसे नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। अबेकस क्या है? ये जो कमल का फूल है, इससे ऊपर वाला पार्ट जो है, इसे नेशनल एम्बलम घोषित किया गया है। इसमें आपको 4 एनिमल्स मिलेंगे। अब ये इनकी बात नहीं हो रही है, ये तो लायन है, शेर है, लेकिन यहाँ पे भी 4, हर एक शेर के नीचे एक एनिमल है। ठीक है, इसमें एक हॉर्स है, वेस्ट में एक बुल है, ईस्ट में एक एलिफेंट है, साउथ में एक लायन है, नॉर्थ में। तो यहाँ पे 4 जो है एनिमल्स, यहाँ पे हर एक शेर के नीचे एक एनिमल जो है बना हुआ है। एंड बिलो द अबेकस इंस्क्राइब्ड, अबेकस के यहाँ पे नीचे इंस्क्राइब किया हुआ है सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, सत्य की हमेशा विजय होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया।
ये तो पिलर अशोकन पिलर है, ठीक है, अशोका ने बनवाया था। लेकिन अब हमने जो है इसको एज ए नेशनल एम्बलम कंसीडर किया है, नॉट द एंटायर पार्ट, नीचे वाले 2 सब पार्ट नहीं, ऊपर वाला अबेकस एंड एनिमल फिगर जो है। अब इसमें 4 शेर है, हर एक शेर के नीचे अब देखिए एक एनिमल भी है। एनिमल कौन कौन सा है वो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिए। अबेकस के नीचे कुछ इंस्क्राइब किया हुआ है, क्या इंस्क्राइब किया हुआ है, सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ड्रीम्स। तो ये सब जो है हमारा बेसिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्ट्रेटेजी का पार्ट भी मान सकते हैं, जो ये वाला है ये हम पॉलिटी में भी पढ़ लेते हैं, ये हमने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ लिया है ना। चलिए अब देखिए हमें पढ़ना क्या था, हमें पढ़ना था कोर्ट आर्ट, ठीक है। अब कोर्ट आर्ट के अंदर हमने पैलेसेस पढ़ लिए, पिलर्स पढ़ लिए, अब बचता हमारा स्तूपास जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, और ये तीनों भी नेक्स्ट पेज पे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है स्तूपास। ये होते हैं बुरियाल माउंट्स, यानी कि जो अवशेष होते हैं, जब किसी की डेथ होती है तो उसके अवशेष जो होते हैं उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है डोम टाइप, उसे कहते हैं स्तूपास। अब जैसे यहाँ पे है ना, तो अवशेष यहाँ पे तो सिर्फ इतनी सी जगह में, बट उसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो ये हो गया स्तूपास। प्रेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड, वैदिक इरा काल से ही, वैदिक काल से ही ये चीज प्रेवलेंट है इंडिया में। रेलिक्स एंड एशेज ऑफ डेड वर केप्ट, इसमें जब किसी की डेथ होती है तो उसके जो भी अवशेष होते हैं, रेलिक्स होते हैं, वो यहाँ पे सेंटर में रखे जाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाई जाती है। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा जो है ड्यूरिंग द रियान ऑफ अशोका प्रेवलेंट हुआ, मतलब अशोका के टाइम पीरियड में अपने जिनीत तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पे एग्जांपल बताया है कि सबसे फेमस स्तूपा कौन सा है, सबसे पुराना स्तूपा कौन सा है, तो सबसे पुराना है पिपराहवा स्तूपा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा फेमस है सांची स्तूपा जो कि एमपी में है। अब ना आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है, आई थिंक 9th 10th कौन सी क्लास में आता है ध्यान नहीं, बट सांची स्तूपा पे लास्ट जैसे में पूरा चैप्टर ही स्तूपा के ऊपर है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब टोटल अभी तक 9 स्तूपास हैं, ठीक है। एंड जो कोर समझते हैं, जो सेंटर होता है, कोर ऑफ द स्तूपा वाज मेड अप ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक्स एंड आउटर सरफेस बर्न्ट ब्रिक्स। जो इसका बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होता है ना, वो अनबर्न्ट ब्रिक से बना होता है, और जो बाकी का सारा है वो बर्न्ट ब्रिक से बना होता है, ठीक है। अब देखिए ये था हमारा कोर्ट आर्ट जो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पिलर्स पढ़े, पैलेसेस पढ़े, स्तूपास पढ़े। अब देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा स्ट्रक्चर बताया है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्तूपा विद डिफरेंट पार्ट्स। अब इसमें और भी ज्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई बिलीव इतने इनफ है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे सेंटर में होते हैं आपके रेलिक्स, ठीक है, उसके ऊपर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाई होती है, स्तूपा है, डोम है, इसके ऊपर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है रेक्टेंगुलर, इसे कहते हैं हर्मिका, और उसके ऊपर ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसमें जो गोल गोल लगे हैं ये है याष्टि, और पूरा का पूरा है छत्र। छत्र तो हम समझते हैं, स्तूपा डोम हम समझते हैं, हर्मिका और याष्टि आपको याद करना है। अब ये है स्टेयरवेज, मतलब आने जाने का रास्ता, जाने का होगा आने का कुछ ऐसा होगा, तो ये डबल स्टेयरवेज है। और ये है तोरण, तोरण होते हैं मतलब कोई बिल्डिंग है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ पिलर्स से साइड में लगाए जाते हैं, है ना, तो ये है आपका वेस्ट तोरण, ये है आपका ईस्ट तोरण, ठीक है। अब देखिए हमारा कोर्ट आर्ट इसी के साथ हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलर आर्ट के बारे में। तो देखिए जो पॉपुलर आर्ट है ना, ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया गया आर्ट होता है, किसी इंडिविजुअल ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने अपने इंटरेस्ट के साथ किया, उन्हें दरबारियों ने नहीं कहा कि आप ये करो, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया पॉपुलर आर्ट। इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स इसके अंदर आते हैं, और इसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ते हैं, केव्स, स्कल्पचर्स एंड पॉटरी। केव्स क्या होती हैं? गुफाएं, है ना। तो मॉडर्न पीरियड में जनरली यूज्ड एज विहारास। अब जो ये केव्स हैं ये रेजिडेंशियल हॉल्स की तरह यूज होती थी। एक होते हैं चैत्य, एक होते हैं विहार, एक होते हैं प्रेयर हॉल। चैत्य होते हैं प्रेयर हॉल, विहार होते हैं रेजिडेंशियल हॉल्स, क्वार्टर टाइप, जहां पे सब रहते थे, ठीक है। तो मॉडर्न काल में ये जो गुफाएं थी एज ए विहार यानी कि एज ए रेजिडेंशियल हॉल यूज की जाती थी, किसके द्वारा? बाय जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनके द्वारा। इनके डेकोरेटिव गेटवेज होते थे, पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल्स होती थी। हम देखिए केव्स का तो हमने काफी कुछ पढ़ा, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, बाग केव्स। इसमें क्या था कि पेंटिंग्स की जाती थी। पुराने टाइम में जो लोग होते थे मिनरल्स को वो यूज करते थे, नेचुरल पिगमेंट्स, फ्लावर्स, पत्ते, इन सबको कलरिंग के लिए यूज करते थे, है ना। तो अब वही चीज है कि उन्होंने बहुत इंटीरियर में जो है पॉलिशिंग की हुई है, गेटवेज बहुत डेकोरेटिव बनाए हुए। यहाँ पे एग्जांपल दिया है बराबर एंड नागार्जुनी केव्स बिहार में जो है वो इन केव्स का एग्जांपल है, पॉपुलर आर्ट के अंडर आती है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंसान ने इनिशिएटिव लिया और फिर वो बनाई। नेक्स्ट जो आता है वो है स्कल्पचर्स।
प्राइमरली यूज्ड फॉर डेकोरेशन ऑफ स्तूपा, जो स्तूप होते हैं है ना, उनको डेकोरेट करने के लिए मेनली यूज किए जाते हैं। स्कल्पचर क्या होते हैं? मूर्ति कला, छोटी छोटी मूर्तियां बनाना। कोई मूर्ति बना दी उसको यहाँ पे अटैच कर दिया, कोई मूर्ति बना दी उसको यहाँ ऊपर अटैच कर दिया, इस तरह से। अब दो फेमस स्कल्पचर्स हम जो पढ़ेंगे वो है यक्षा एंड यक्षिनी के। These were considered the objects of worship related to all three religions, Hinduism, Buddhism and Jainism। ये जो तीन धर्म है, इन तीन धर्मों में एक पूजा के ऑब्जेक्ट के रूप में इन्हें माना जाता था, यक्षा और यक्षिनी को। दो फेमस स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम फिर कभी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसके अंदर इतना ही बनता है। अलग से कभी टॉपिक उठाएंगे तब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। लास्ट आता है पॉटरी। केव्स पढ़ा, स्कल्पचर्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे पॉटरी। पॉटरी क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन, है ना। तो वो कैसे थे वो पढ़ेंगे, बट इससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दे। पॉटरी ऑल्सो कॉल्ड एज NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से भी ये पॉटरी जानी जाती थी। मॉडर्न इरा में जनरली यूज एज लग्जरी आइटम्स। अब देखिए मिट्टी के बर्तन है तो उनको क्यों यूज करेंगे आप? किचन में यूज करेंगे, स्टोरेज के लिए, पानी के लिए, और चीजों के लिए, क्योंकि उस टाइम स्टील वगैरह तो सब प्रेवलेंट नहीं था, यही बर्तन यूज होते थे। लेकिन मॉडर्न काल में लग्जरी आइटम्स की तरह यूज होते थे, मतलब बहुत सुंदर सुंदर इन पे डेकोरेशन की होगी, कलरिंग पेंटिंग की होगी, बहुत सुंदर लगेंगे। अब जब पेंटिंग सुंदर सुंदर होगी तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, सिर्फ अमीर लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। तो वो चीज है। तो मॉडर्न काल में हम पढ़ क्या रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हम मॉडर्न काल के पर्सपेक्टिव में सब कुछ पढ़ रहे हैं कि कोर्ट आर्ट कैसा था, पॉपुलर आर्ट कैसा था, इस तरह से। अब ये जो बर्तन होते थे लग्जरी आइटम्स की तरह यूज होते थे, और जो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ना, NBPW, दिस इज ऑफन रेफर्ड टू हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। मिट्टी के बर्तनों में हाईएस्ट लेवल तक जब पहुंचे थे, इसी टाइम पे पहुंचे थे, और सबसे सही मतलब सबसे सुंदर, सबसे डेकोरेटिव, सबसे हाई लेवल की पॉटरी मानी जाती थी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, बढ़िया सी कॉपी आपके बनके तैयार हो जाएगी। फिर कोई भी एग्जाम आता है तो आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पोस्ट मॉडर्न आर्ट। प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा मॉडर्न आर्ट। अब पोस्ट मॉडर्न आर्ट का मतलब है कि जब मौर्यों के बाद जो शासक आए उनके टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा रहा। तो देखिए जब मौर्यों का डिक्लाइन हुआ तो छोटी छोटी डायनेस्टीज की एमर्जेंस होनी स्टार्ट हुई। नॉर्थ में कुछ और डायनेस्टीज आई, साउथ एंड वेस्ट में कुछ और डायनेस्टीज आई। अब देखिए इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री हैंडरिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में पढ़ा चुकी हूँ। नहीं अगर आपको पता शुंगास के बारे में, कुशान्स के बारे में, शक के बारे में, इक्ष्वाकु, वक्टकास, सातवाहन, तो आप वहां पे जाकर एक बार पढ़ सकते हैं। काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आज जो हमें पढ़ना है, हमें आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, हमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नॉर्थ में जो डायनेस्टीज आई मौर्यों के डिक्लाइन के बाद वो थी शुंगास, कानवास, कुशान, शक, और साउथ एंड वेस्ट में जो आई वो थे सातवाहन, इक्ष्वाकुस, वक्टकास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए हमें दो चीजें पढ़नी है, एक आर्किटेक्चर, एक स्कल्पचर, ठीक है। आर्किटेक्चर माने बिल्डिंग्स का, केव्स का, स्तूपास, एंड स्कल्पचर में आती है मूर्ति कला की मूर्तियां कैसी कैसी होती थी। तो आर्किटेक्चर की बात करें, सबसे पहले रॉक कट केव्स के बारे में पढ़ती हैं, मतलब चट्टानों को काट के जो वहां पे केव्स, गुफाएं बनाई गई उसके बारे में। तो इसमें दो सबसे ज्यादा फेमस आते हैं, चैत्य एंड विहार। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी हल्का सा डिस्कस किया था। चैत्य होते हैं प्रेयर हॉल्स एंड विहार्स होते हैं रेजिडेंशियल हॉल्स। मतलब ये गुफाएं ही होती हैं, ठीक है। गुफाओं को काट के बनाया होता है, चट्टान को काट के जो भी किया होता है, बट ये दो तरह से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। चैत्य होते हैं प्रेयर हॉल जहां पे जाके प्रार्थना करते हैं। विहार होते हैं रेजिडेंशियल हॉल्स, एक क्वार्टर टाइप जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड जैन्स जो हैं वो रहते थे। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है अजंता केव्स का। अब अजंता केव को एक ही गुफा तो नहीं है, मतलब ग्रुप ऑफ केव्स है। अब इसमें टोटल 29 केव्स है, ठीक है, जिसमें से 25 विहार है, 4 चैत्य है, यानी कि 25 रेजिडेंशियल हॉल्स है, क्वार्टर्स है जहां पे लोग रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड जैन्स रहते थे, और बाकी 4 है चैत्यस, यानी कि जहां पे प्रार्थना की जाती थी, ठीक है। तो ये किस टाइम पे हुआ, ये स्टाइल, ये चीज कब स्टार्ट हुई? पोस्ट मॉडर्न इरा में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट आता है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। अब ये उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स का क्या कंसेप्ट है? तो देखिए ये जो हैं दीज वर मेड अंडर कलिंगा किंग खारवेला इन 1st 2nd सेंचुरी। जो कलिंगा के शासक थे खारवेला, उनके टाइम पीरियड में पहली और दूसरी शताब्दी में ये बनी थी, ठीक है। अब उदयगिरी अलग केव्स है, खंडगिरी अलग केव्स है, बट उड़ीसा में है ये, ठीक है, बट हम इनको एक साथ ही कंसीडर करते हैं। उदयगिरी में है टोटल 18 गुफाएं, खंडगिरी में है टोटल 15 गुफाएं। अब जो उदयगिरी की बात करें वो फेमस है, ये जो उदयगिरी की केव्स हैं ये फेमस हैं फॉर हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? उदयगिरी केव्स, उड़ीसा में।
नाउ विच इज कार्व्ड आउट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ठीक है। एंड इट हाईलाइट्स वेरियस मिलिट्री कैंपेन्स अंडरटेकन बाय किंग खारावेल। जो किंग खारावेला थे, इन्होंने जितने भी सैन्य तौर पे अभियान छेड़े उनको हाईलाइट करती है ये इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये इंस्क्रिप्शन जो है किसके अंडर लिखी गई, तो किंग खारावेला के अंडर। और ये केव्स किसके टाइम पीरियड में बनाई गई, किंग खारावेला के अंडर। कब बनाई गई, 1st to 2nd सेंचुरी में। नेक्स्ट आता है इन्हीं केव्स के अंडर एक और रानी गुम्पा केव आती है, ये भी फेमस है, डबल स्टोरीड एंड हैज ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। 2 मंजिली गुफा है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर मतलब कार्विंग की हुई है, स्कल्पचर्स देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका स्तूपास। हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, हमने केव्स के बारे में पढ़ा, रॉक कट केव्स के बारे में, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स के बारे में। अब पढ़ेंगे स्तूपास के बारे में। तो देखिए मौर्य काल में भी हमने स्तूपास के बारे में पढ़ा था कि ओल्डेस्ट कौन सा है, यूपी में है, मोस्ट फेमस कौन सा है, सांची स्तूपा है, एमपी में है। फिर जो अशोक थे उनके टाइम पीरियड पे जिनीथ पे पहुंच गया था। तो अब उनके बाद क्या हुआ, मॉडर्न के बाद ये जो स्तूप स्ट्रक्चर थे इनके साथ क्या हुआ, क्या ये बढ़ी घटी डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ। So became larger and more decorative in post-modern period. जो ये पोस्ट मॉडर्न इरा था इसमें बहुत बड़े हो गए, स्तूपास का साइज बढ़ गया और ज्यादा डेकोरेशन इनमें की जाने लगी, ठीक है। यूज इसमें किया जाता था स्टोन का, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब शुंग डायनेस्टी जो है कहाँ पे थी, नॉर्दर्न इंडिया में जो शुंग डायनेस्टी थी, दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरन्स एज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवेज। तोरन्स तो पहले भी होते थे, हमने पढ़ा ईस्ट तोरन वेस्ट तोरन अशोका के टाइम पे, लेकिन अब जो ये तोरण थे इनको बहुत ही सुंदर सुंदर गेटवेज की फॉर्म में जो है तैयार किया जाता था। तो ये जो नया आइडिया है कि तोरण को ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवेज की फॉर्म में बनाया जाएगा, ये शुंग डायनेस्टी ने इन्वेंट किया या इंट्रोड्यूस किया। अब एग्जाम्पल इनके टाइम पीरियड में जो बना था वो था भारतूत स्तूपा मध्य प्रदेश में, अशोका के टाइम में सांची और पोस्ट मॉडर्न इरा में भारतूत स्तूपा जो कि एमपी में है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये पेज हुआ कंप्लीट। हम पढ़ क्या रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न आर्ट पढ़ रहे हैं, हमने आर्किटेक्चर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्कल्पचर जो कि काफी छोटा सा है, ठीक है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए बिलीव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां, ठीक है। सो 3 प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड में 3 फेमस जो मूर्तिकला के स्टाइल्स थे या स्कूल्स थे वो डेवलप हुए। कौन कौन से हैं, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। देखिए इन तीनों के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से, वो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट सब टॉपिक रहेगा। आज हम सिर्फ हल्का सा पढ़ लेते हैं कि तीनों स्कूल ऑफ आर्ट थे क्या, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी इन डिटेल हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो कौन से एरिया में डेवलप हुआ, डेवलप्ड इन वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न डे अफगानिस्तान। तो देखिए सीधी सी बात है, नाम से लग रहा है जहां पे गंधार वाला एरिया है वहां पे ये हुआ इमर्ज। अफगानिस्तान जो मॉडर्न डे है वहां पे ये हुआ इमर्ज, ठीक है। एंड विद द एडवेंट ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, वहां पे आक्रमण ज्यादा होते थे, तो बाहर से जो लोग आते थे अपने साथ वहां का कल्चर आर्ट इन्फ्लुएंस लेकर आते थे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता था फॉरेन कल्चर से। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि जब ग्रीक आते थे आक्रमण करते थे अपने साथ, वहां का आर्ट एंड कल्चर लेकर आते थे, आर्किटेक्चर स्कल्पचर मूर्तिकला लेकर आते थे, तो उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की स्कल्पचर में देखने को मिलता है। हेंस इसे इंडो ग्रीक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इंडिया और ग्रीक का मिक्सचर जो है आर्ट का वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा कहाँ पे है, यूपी में है, किस नदी के तट पे है, यमुना के तट पे है, तो बस वहां पे ये डेवलप हुआ, ठीक है। फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरीज ऑफ ऑल 3 रिलीजन्स जैनिज्म हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। यमुना नदी के तट पे डेवलप हुआ यूपी में, और जो भी स्टोरीज कहानियां हैं 3 धर्मों की, जैनिज्म हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, इन तीनों पे जो है ये यहाँ पे मूर्तियां बनाई जाती थी, तीनों इसके थीम रहते थे, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल आंध्र प्रदेश, डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा नदी के तट पे ये डेवलप हुआ। पेट्रोनेज ने दी गई सातवाहन रूलर्स के द्वारा। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ त्रिभंगा पोस्चर। अब जो त्रिभंगा पोस्चर था उसका यूज काफी ज्यादा बढ़ गया, दैट इज द बॉडी विद 3 बेंड्स। गूगल एक बार करें त्रिभंगा पोस्चर किस तरह से होती है, जब आप इमेज देखेंगे तो आप इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। नाउ हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर पढ़ा, दोनों हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है उसमें रहेगा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का डिफरेंस। सो बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो प्रूव होंगे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो बेसिक सा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब हम प्रॉपर इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर हेंस नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट। जो ग्रीक स्कल्पचर है उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिला है, इसलिए इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, गंधारा स्कूल गंधार एरिया में डेवलप हुआ, जो कि अफगानिस्तान का एरिया था। तो ग्रीक वहां पे इजिली जो है इन्वेजन कर पाते थे। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक का पार्ट है, यहाँ पे इजिली इन्वेजन होते रहते थे बार बार। तो जब ग्रीक वहां पे आए, जब उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, तो वो अपने साथ आर्ट, कल्चर, स्कल्पचर, मूर्तिकला सब कुछ लेकर आए। तो जब वो यहाँ पे आए तो इंडिया का जो स्टाइल था वो ग्रीक स्टाइल के साथ मिक्स हुआ और ये बन गया इंडो ग्रीक आर्ट। मथुरा स्कूल की बात करिए, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कल्चर्स, डेवलप्ड इंडिजिनियसली। अब मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल का सेम है कि बाहर के कल्चर्स का कोई डिफरेंस, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा, ये खुद से ही डेवलप हुए हैं लोकल लेवल पे। क्योंकि मथुरा यूपी में है, अमरावती हमारा साउथ में है, तो यहाँ तक आक्रमणकर्ता का पहुंचना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बीच में वो लड़ेगा, युद्ध करेगा और वहां से उनको भगा देते थे। बट लेकिन नॉर्थ वेस्ट में जो रहते हैं, जैसे पंजाब का एरिया है आपका, ये गुजरात, राजस्थान वाला एरिया, हिमाचल वाला एरिया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहाँ बड़ी दिक्कत रहती थी, क्योंकि एक के बाद एक आक्रमण होते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कल्पचर्स मेड यूजिंग मड। मिट्टी के थ्रू यहाँ पे मूर्तियां बनाई जाती थी। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन का यूज किया जाता था और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में व्हाइट मार्बल्स का यूज किया जाता था। तो यहां से क्वेश्चन बनना आपका लाजमी है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो मेनली यहाँ पे जो मूर्तियां आपको मिलेंगी वो होंगी बौद्ध धर्म से संबंधित, मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल थ्री रिलीजन्स, तीनों धर्मों का इन्फ्लुएंस आपको इसमें मिलेगा, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, यहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा गंधार एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, दोनों में सिर्फ बौद्ध मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में तीनों धर्मों की आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पैट्रोनाइज्ड बाय, कि शरण किसने दी? तो जो कुषाण शासक थे उन्होंने शरण दी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को। कुषाण शासकों ने ही शरण दी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को। लेकिन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो सातवाहन रूलर्स ने इन्होंने शरण दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलप्ड इन विच पार्ट, कि इंडिया के कौन से पार्ट में डेवलप हुआ? तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जो कि मॉडर्न डे कंधार है, वहां पे ये स्कूल डेवलप हुआ था, ये स्टाइल डेवलप हुआ था आर्ट का। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मथुरा के आसपास डेवलप हुआ। जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, कृष्णा और गोदावरी नदी के लोअर वैली में ये डेवलप हुआ था। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिए कुछ पॉइंट्स। अब हमें पढ़ने हैं फीचर्स, कि तीनों स्कूल्स ऑफ आर्ट के फीचर्स क्या थे, किस तरह की मूर्तियां होती थी, बुद्धा को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, वो सब कुछ। तो यहाँ पे अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाएं। फीचर्स की बात करें तो हम पहले गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं। यहाँ पे बुद्धा को स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाया गया। स्पिरिचुअल स्टेट समझते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में है, इस तरह से इनकी जो है मूर्तियां बनाई गई हैं। वियर फ्यूअर ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही कम आभूषण पहने हुए हैं। सीटेड इन अ पोजिशन ऑफ योगी, योगी की पोजिशन में ये बैठे हुए हैं। आईज हाफ क्लोज्ड एज इन मेडिटेशन, अभी जो मूर्तियां हैं इनमें आंखें ऐसे बताई गई हैं कि वो आधी खुली आधी बंद है, मतलब वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। एंड प्रोटब्यूरेंस, प्रोटब्यूरेंस क्या है? शोन ऑन द हेड, मतलब जो सर के पीछे चक्कर होता है ना, वो दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ जो मूर्तियां बनी है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, उसमें। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो बुद्धा यहाँ पे बहुत ही खुश मूड में दिखाए गए हैं, डिलाइटेड मूड में दिखाए गए हैं। सीटेड इन पद्मासना, पद्मासन में बैठे हुए हैं, डिफरेंट मुद्राओं में बैठे हुए हैं। यहाँ भी जो है वो चक्र, प्रोटब्यूरेंस शोन ऑन द हेड, सर के पीछे चक्र जो है वो शो किया गया है। लास्ट हम बात करें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की, तो देखिए इसके फीचर्स की बात करें तो लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल फीचर्स पे फोकस किया गया दोनों में, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाए गए हैं, यहाँ पे डिलाइटेड मूड में दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे बुद्धा की ज्यादा इमेजेस नहीं बनाई गई हैं, उनके इंडिविजुअल फीचर्स पे फोकस नहीं किया गया है। जबकि जो स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां बनाई गई हैं, वो है जातक टेल्स प्लस लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। जातक टेल्स क्या होती है कि अब देखिए ये भी अलग चीज है कि बुद्धा का जन्म बार बार हुआ, कई बार ह्यूमन फॉर्म में, कई बार एनिमल फॉर्म में। तो हर बार उनका जन्म कैसा हुआ, उसकी अलग अलग कहानियां हैं, वो जातक टेल्स के अंडर आती हैं। तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि 550 के आसपास कुछ बर्थ बुद्धा को लेने पड़े टू अचीव एनलाइटमेंट, उसके बाद उन्हें जो है एनलाइटमेंट अचीव हुई थी। तो वो चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। प्लस लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा का जीवन कैसा था, उनका परिवार कैसा था, उनका बचपन कैसा बीता, वो सब कुछ जो है इन मूर्तियों के थ्रू, या कुछ ऐसा कह सकते हैं पेंटिंग टाइप जो है बनाते थे, तो उसमें शो किया गया है।
ठीक है, चलिए इसी के साथ हमने जो डिफरेंस पढ़ना था गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का, वो भी हो गया कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। और चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंडर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गुप्ता एज, यानी कि इस टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर कैसा था, स्तूपास में डिक्लाइन हुआ या इंक्रीज हुआ, केव्स कैसी थी, वो कैसे डेवलप हुई, ये सब कुछ पढ़ना है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। तो आगे चलने से पहले हल्का सा गुप्ता एज के बारे में पढ़ लेते हैं। द इमर्जेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर 4th सेंचुरी एडी। अब जो गुप्त काल था इसका इमर्जेंस हुआ 4th सेंचुरी एडी में, और ये जो टाइम पीरियड है, ये जो गुप्ता एज है, इसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड, इसका मतलब जो आर्किटेक्चर था इस टाइम पे जिनीथ तक पहुंच चुका था। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें सो इट रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। टेम्पल आर्किटेक्चर आप समझते हैं ना, बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाने वाली हूँ, टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल स्टाइल्स के ऊपर। बट इसमें नगारा स्टाइल्स आता है, द्रविडियन स्टाइल्स आता है, नायका स्टाइल आता है, तो काफी ज्यादा स्टाइल, शिखर स्टाइल, वो सब कुछ आता है। तो ये जो चीजें थी ये जिनीथ पे यानी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी थी गुप्त काल में, ठीक है। प्लस बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट ऑल्सो रीच्ड इट्स पीक। समझ रहे हैं कि ये एज कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड इसे कहा जाता है। टेम्पल आर्किटेक्चर क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका था। बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट अपने पीक पे पहुंच चुका था। मतलब आर्ट को काफी ज्यादा पेट्रोनेज मिली है गुप्त शासनकाल में, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्किटेक्चर की ओर। इसमें हम केव्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मेनली हमें अजंता केव्स के बारे में पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने मूरल पेंटिंग्स पढ़ी थी, बट वहां हमने पेंटिंग्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था कि अजंता केव्स में पेंटिंग्स किस तरह की गई हैं। आज हम इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि जो गुप्त शासक थे उन्होंने उनके टाइम पीरियड में क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, वो सब कुछ, ठीक है। पहले केव्स के बारे में जानते हैं। तो इस टाइम पे न्यू फीचर जो है इमर्ज हुआ था, द यूज ऑफ मूरल पेंटिंग्स ऑन द केव्स ऑफ ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। मूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं पढ़ाया है मैंने आपको। कोई भी रॉक सरफेस है, हार्ड सरफेस है, बहुत बड़ा सरफेस है, जो बहुत बड़ा हार्ड सरफेस है उसके ऊपर जो पेंटिंग्स की जाती हैं उन्हें कहते हैं मूरल पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है, जो बहुत छोटे से स्पेस में की जाती है, वो होती है मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। तो मोरल पेंटिंग्स हो गई, जैसे गुफाएं हैं उनके वॉल्स पे जो पेंटिंग्स की जा रही है उन्हें मुराल कहते हैं। अब ये नया फीचर जो है मुराल पेंटिंग्स का, ये गुप्त शासन काल में इमर्ज हुआ था, ठीक है। एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इट आर अजंता अलोरा केव्स। मुरल पेंटिंग्स के सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल्स हैं अजंता अलोरा केव्स। अब पेंटिंग्स के पर्सपेक्टिव से तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जो गुप्त शासन काल में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। सो अजंता केव्स क्या है, सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स। चट्टानों को थोड़ा काट के जो केव्स बनाई गई हैं वो अजंता केव्स हो गई, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, ओके। अभी आपको सह्याद्री रेंज, वघोरा रिवर नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेंगी। अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र, इतना याद रखना है। अब ये कोई एक ही गुफा नहीं है, इट इज ए कलेक्शन और यू कैन से ग्रुप ऑफ 29 केव्स। 29 गुफाओं का एक संग्रहण है जिसमें 25 हैं विहार, 4 हैं चैत्य। अब विहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको। चैत्य होते हैं आपके प्रेयर हॉल्स जहां पे जाके प्रार्थना की जाती है, और विहार होती है रेजिडेंशियल हॉल्स, क्वार्टर टाइप, जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड जैन्स रहते थे, ठीक है। तो 29 केव्स में से 25 विहार हैं, 4 चैत्य हैं। डेवलप्ड इन द पीरियड, कौन से टाइम पीरियड में डेवलप हुई, ऐसा नहीं एकदम से डेवलप हुई, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होती रही, बट मैक्सिमम जो है वो गुप्त शासन काल के टाइम में हुई है। ये डेवलपमेंट हुई है 200 BC से 650 AD तक, ठीक है। इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इन पे जो इंस्क्रिप्शंस की गई हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा की गई हैं। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वक्त का रूलर हरिसेन, जो वक्त का शासक थे हरिसेन, उनके पैट्रोनेज, उनके शरण के अंडर। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज होगी जो कि है फ्रेस्को पेंटिंग। अब ये जो केव्स थी उस टाइम पीरियड में यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग की जाती थी। फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्ले, काउडंग यानी जो गोबर होता है, प्लस राइस हस्क, इन तीनों को मिक्स करके अप्लाई किया जाता है वॉल के ऊपर। फिर लाइन प्लास्टर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद पिगमेंट्स एंड कलर्स का यूज किया जाता है। तो ऐसा माना जाता था कि अगर हम इन चीजों को यूज करेंगे तो जो पेंटिंग्स है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, मौसम का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स किए जाते थे टू गेट लॉन्ग लास्टिंग इमेज ऑन रॉक सरफेस। चट्टान के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग जो पिक्चर है वो बनी रहे, इसलिए किए जाते थे, ठीक है।
सो फ्रेस्को पेंटिंग क्या हो गया वो हमने पढ़ लिया, 3 स्टेजेस में की जाती थी। अब नेक्स्ट हमारा आता है कलर्स कैसे कैसे यूज होते थे। तो कलर्स जो है ऑब्वियसली उस टाइम ये तो नहीं थे, पेंटिंग कलर हो गए, स्केच पेन्स हो गए, ये सब तो नहीं था, है ना। तो वो नेचुरल वेजिटेशन एंड मिनरल्स को यूज करते थे कलरिंग के लिए। आउटलाइनिंग के लिए मेनली यहाँ पे रेड कलर को यूज किया जाता था। एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं देखने को कहीं भी किसी भी पेंटिंग में। एंड थीम रहता था मेनली बुद्धिज्म, ठीक है। अब सम प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स, कुछ मूर्तियां बहुत प्रोमिनेंट जो है वो है महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, जो कि केव नंबर 26 में देखने को मिलेगी। नागा किंग एंड हिज कंसॉर्ट केव नंबर 19 में देखने को मिलेगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पढ़ाया कि गुप्त काल में गुफाओं का क्या सिस्टम था। अभी हमें और भी पढ़ना है, स्तूपास के बारे में भी पढ़ना है। वीडियो बहुत लेंथी नहीं है, बस एक ही पेज और है, तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। बार बार मैं इसलिए कहती हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा एनकरेज कर सकूं नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि होता क्या है ना, हम वीडियो देखते हैं, हम प्लेलिस्ट पसंद कर लेते हैं कि हम बाद में नोट्स बनाएंगे, और वो बाद कभी नहीं आता, क्योंकि हम अपनी सोशल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं दे पाते जितना कि गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, ठीक है। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। गुप्त शासनकाल में मुराल पेंटिंग्स की इंट्रोडक्शन हुई, जिसका सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है अजंता एलोरा केव्स। अजंता केव्स के बारे में हमने पढ़ लिया, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। अब हम एलोरा केव्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी महाराष्ट्र में है, सह्याद्री रेंज में। जो अजंता केव्स है वो 29 केव्स का ग्रुप थी, लेकिन जो एलोरा केव्स हैं ये 34 गुफाओं का ग्रुप है। इसमें से 17 ब्राह्मणों से रिलेटेड है, 12 बौद्ध धर्म के लोगों से रिलेटेड है और 5 जैन लोगों से संबंधित है। ये जो 17 गुफाएं जो कि ब्राह्मणों से रिलेटेड है वो हो गए केव नंबर 1 to 17, और उसके बाद बुद्धिस्ट से जो रिलेटेड है वो हो गए 18 से 29, और जैन से जो रिलेटेड है वो हो गए 30 से 34। ये ना आपको अलग अलग बुक्स में चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने नितिन सिंघानिया से पढ़ाया तो वहां पे 1 से 12 था, गूगल पे 1 से 17 है। मतलब अगर कोई कंफ्यूजन वाली चीज है ना तो वो एग्जाम में नहीं आती, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद से ये एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ड्यूरिंग पीरियड 5th to 11th सेंचुरीज, 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इन गुफाओं में डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ। एंड दीज आर न्यूअर एज कंपेयर टू अजंता केव्स। अजंता केव्स के साथ अगर कंपैरिजन करें तो ये नई गुफाएं बनी हैं, ठीक है। अब देखिए एलोरा केव्स भी हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम केव्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि बाघ केव्स हैं, तो ये बाघ नदी के तट पे मध्य प्रदेश में है। एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव्स, 9 बौद्ध गुफाओं का ये ग्रुप है। उदयगिरी केव्स विदिशा एमपी में है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज दीज आर डिफरेंट फ्रॉम उदयगिरी खंडगिरी केव्स विच आर सिचुएटेड इन ओडिशा। तो उन केव्स से ये अलग है, ठीक है, और ये विदिशा एमपी में है। क्रिएटेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त II। चंद्रगुप्त II जो थे उनकी पैट्रोनेज, उनके शरण के अंडर ये बनी। याद रखना है उदयगिरी केव्स विदिशा एमपी में है और उदयगिरी खंडगिरी केव्स वो ओडिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ केव, बुद्धिस्ट केव्स हैं, ग्रुप ऑफ केव्स हैं, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। नासिक केव्स, ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव्स, 24 बुद्धिस्ट गुफाओं का ग्रुप है। इन्हें पांडव लेनी भी कहा जाता है। जो हिनायना सेक्ट है बुद्धिज्म का, उससे रिलेटेड है। 3 सेक्ट आते हैं ना, हिनायना, वज्रायना, महायाना, तो हिनायना सेक्ट से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है मंडप पेशावर केव्स, ये बरीवली नियर मुंबई में है, बोरीवली नियर मुंबई में है। ये पहले ब्राह्मणिकल केव्स थी, बाद में क्रिश्चियन केव्स में कन्वर्ट की गई थी, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा स्तूपास के बारे में। तो स्तूपास क्या है, बुरियाल माउंट से सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। नाउ द गुप्ता एज सॉ अ डिक्लाइन इन इट। जब गुप्त शासक थे तो ये स्तूपास का ट्रेंड इतना नहीं रहा, तो इसमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन फिर भी डिक्लाइन देखने को मिला, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो गई थी ये चीज, है ना। तो एक फाइन एग्जाम्पल इसका देखने को मिलता है धमेक स्तूपा, जो कि वाराणसी के पास सारनाथ में है, ठीक है। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, जैसे कि आपकी हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन हो गई, एहॉल इंस्क्रिप्शन हो गई, मेहरौली इंस्क्रिप्शन हो गई, कलिंगा एडिक्ट्स हो गए, ये सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूफ होंगे। फाइन, एंशिएंट यानी कि प्राचीन काल में जो इंस्क्रिप्शंस थी, जो एडिक्ट्स थे, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सुहकौरा कॉपर प्लेट। दिस इज द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट। अभी तक जो सबसे पुरानी ढूंढी गई कॉपर प्लेट वो ये है। एंड अ मॉडर्न रिकॉर्ड दैट मेंशंस फेमिन रिलीफ एफर्ट्स। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें जब अकाल पड़ा था तो उस पर कैसे उस चीज को कंट्रोल किया गया उसके बारे में लिखा हुआ एक मॉडर्न रिकॉर्ड है। मतलब मौर्य काल की ये कॉपर प्लेट है, सौगुड़ा कॉपर प्लेट, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं अशोकन एडिक्ट्स। तो देखिए अशोकन एडिक्ट्स हम एंशिएंट हिस्ट्री में जब हमने पढ़ा था इनके बारे में तो हमने वहां पे काफी अच्छे से पढ़े थे, बट एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 33 इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर कुछ इंस्क्राइब करवाया जाता है, लिखवाया जाता है, कार्व आउट करवाया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो 33 इंस्क्रिप्शंस का एक कलेक्शन है अशोकन एडिक्ट्स, डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द कंट्री। अब ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको मिलेंगी, हमारे देश में अलग अलग जगह पे आपको ये मिल जाएंगे। एंड इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म। टेंजिबल क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, अब मैं बोलूं कि मैं आपको पेंसिल के थ्रू पढ़ा दूं तो आपको पेंसिल दिखाई दे रही है? नहीं, तो वो इनटेंजिबल हो गया, नहीं दिखाई दे रही। अब मैं आपको कहूं कि मैं ग्रीन कलर की पेंसिल से पढ़ा रही हूं तो आपको पेंसिल दिखाई दे रही है ना स्क्रीन पे, ये टेंजिबल है, दिखाई दे रहा है, मतलब एविडेंट है कि मैं पेंसिल से ही पढ़ा रही हूँ। ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल सा बहुत ही देसी सा एग्जांपल ले लिया। तो टेंजिबल होता है जिन चीजों को हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल होता है जो नहीं देख सकते। सो बौद्ध धर्म का पहला ऐसा एविडेंस जो कि टेंजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं, एक फिजिकल फॉर्म में है, वो रिप्रेजेंट हुआ है अशोकन एडिक्ट से। अब ये भी 3 तरह के हैं, हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं एज पिलर एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब देखिए पिलर एडिक्ट्स हो गए आपके, मेजर रॉक एडिक्ट्स पूरे 14 हैं। जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं इनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि माइनर रॉक एडिक्ट हो गया, द क्वींस एडिक्ट हो गया, बार्बर केव इंस्क्रिप्शंस हो गया, द कांधार बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो इनकी इंस्क्रिप्शंस थी, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि 33 इंस्क्रिप्शंस का एक ग्रुप है, इसके बहुत सारे थीम्स रहते थे। मेनली तो बुद्धिज्म ही था, बट क्या क्या थे तो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उनका कन्वर्जन है। हिज एफर्ट्स टू स्प्रेड बुद्धिज्म, उन्होंने जो भी एफर्ट्स किए कि इस धर्म का प्रचार किया जा सके, अपने बेटे को भेजा था श्रीलंका एक सैपलिंग लेकर, वो सब है ना। एंड हिज सोशल एंड एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम, समाज के लिए कुछ अच्छे योजनाएं लेकर आए थे, और एनिमल वेलफेयर मतलब पशुओं को थोड़ा उनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स लेकर आए थे। तो ये चीजें जो है थीम रहती थी इंस्क्रिप्शंस की, इनके बारे में वहां पर इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है रुमिंदी पिलर एडिक्ट्स। तो रुमिंदी पिलर एडिक्ट्स जो हैं लुम्बिनी नेपाल में मिलेंगे। रुमिंदी जो है लुम्बिनी का ही नाम है। इसमें मेंशन मिलता है अशोका's विजिट टू लुम्बिनी। अशोक जो राजा थे, जब ये लुम्बिनी गए वहां पे विजिट किया तो उसका मेंशन हमें इस पिलर एडिक्ट में मिलता है। रुमिंदी जो है इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो बौद्ध धर्म के हैं मेन, है ना, उनका बर्थ प्लेस माना जाता है रूपनदेही डिस्ट्रिक्ट नेपाल में। ठीक है, तो रुमिंदी पिलर एडिक्ट्स हो गया लुम्बिनी नेपाल में, ये भी एक एंशिएंट फेमस इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा मस्की इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? ये है रायचूर कर्नाटका में। देखिए हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पढ़नी है, तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि हम सिर्फ हाथी गुम्पा पढ़ेंगे, एगोल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे तो सारी इंपॉर्टेंट ही है, बट हम एक सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मस्की है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इट इज अ माइनर एडिक्ट ऑफ अशोका, फर्स्ट एडिक्ट है अशोका का, तो क्वेश्चन डालने वाला कैसे भी डाल सकता है। हाँ, ये चीज नहीं आती कि मस्की इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, क्या काम, वैसा नहीं आता, बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने हैं। जब एक बार पढ़ ही रहे हैं, 2 ही पेज का कंटेंट है, तो पढ़ने में क्या हर्ज है ना। देखिए मस्की इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, रायचूर कर्नाटका में है, मस्की रिवर के तट पे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर की। इट इज अ माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, अशोका का माइनर रॉक एडिक्ट है। फर्स्ट एडिक्ट है एम्परर अशोका का। ठीक है, दैट कंटेन द नेम अशोका इन इट इंस्टेड ऑफ प्रियदसी एंड देवप्रिया। अब देखिए जो अशोक राजा थे उनके काफी ज्यादा टाइटल्स उनको मिले थे, जिसमें फेमस थे प्रियदसी एंड देवप्रिया। तो जितने भी उनके इंस्क्रिप्शंस हैं वहां पे उनको इस नाम के साथ या तो उनका नाम अटैच किया या इस नाम से उनको बुलाया गया, उनका नाम वहां पे लिखा गया। लेकिन पहला ऐसा एडिक्ट अशोका का जिसमें अशोका का ही नाम यूज हुआ है, प्रियदसी देवप्रिया ऐसे टाइटल्स यूज नहीं हुए हैं, वो है मस्की इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो तो नोट्स जरूर बनाइएगा। फर्स्ट पेज पे हमने 4 एडिक्ट्स या 4 इंस्क्रिप्शंस आप पढ़ लीजिए एंशिएंट इरा के पढ़े। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है कलिंगा एडिक्ट्स। कहां पे है? ओडिशा में है। द कलिंगा वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अशोकास कैरियर। अब कलिंगा से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। जो कलिंगा का युद्ध हुआ था अशोका के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट उसे हम कंसीडर करते हैं। यहीं पे उन्होंने शपथ ली थी कि अब हम नॉन वायलेंस नहीं करेंगे और बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये जो एडिक्ट है, ठीक है, ये भी ग्रुप है एडिक्ट्स का, सिंगल एडिक्ट नहीं है। इट इज अ सेट ऑफ 11 रॉक एडिक्ट्स और 14 वेल नोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका।
अब टोटल इसमें 11 रॉक एडिक्ट हैं और 14 वेल नोन एडिक्ट्स हैं अशोका के, जिसकी लैंग्वेज क्या है, मगधी प्रकृत, स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी। तो ज्यादा नहीं याद रखना, कलिंगा एडिक्ट्स उड़ीसा में मिले हैं, जो यहाँ पे एडिक्ट्स हैं उनकी लैंग्वेज है मगधी प्रकृत, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। यहाँ पे जो कलिंगा वॉर हुई थी उसके बारे में भी मेंशन है, और कलिंगा वॉर क्या था, अशोका के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो नॉन वायलेंस को अपनाएंगे और बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, कलिंगा एडिक्ट्स हो गए हमारे। अब आगे चलते हैं। देखिए इतनी सारा हमको पढ़ना है, काफी कुछ है, तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट हमारा आता है एहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि आपको कर्नाटका में मिलेगी। अब ये क्या थी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ चालुक्यास। देखिए जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है ना, एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पे फोकस कर रहे हैं। चालुक्यास का फर्स्ट रूलर कौन था, लास्ट कौन था, 3 थी, चालुक्या, कल्याणी, बदामी, वतापी, वो सब नहीं हमने पढ़ना, हमने सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ठीक है, सो एहोल इंस्क्रिप्शन जो है कर्नाटका में मिली है, जो कि फर्स्ट कैपिटल थी चालुक्यास की। एहोल मैनी इंस्क्रिप्शंस फाउंड। अब यहाँ पे ना वैसे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है, जिसके बारे में हम बार बार स्टडी करते हैं, जहां से क्वेश्चन भी आता है, वो है इंस्क्रिप्शन फाउंड एट मेगुती टेम्पल। यहाँ पे जो यानी मेगुती टेम्पल पे जो इंस्क्रिप्शन मिली है, अब उसकी लैंग्वेज संस्कृत, स्क्रिप्ट कन्नड़ स्क्रिप्ट, और इसमें मेंशन मिलता है अबाउट द डिफीट ऑफ हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी, युद्ध हुआ था, तो हर्षवर्धन के जिंदगी की इकलौती हार जिसे हम बोलते हैं पुलाकेशिन II ने उन्हें दी थी, तो उसका जिक्र भी मेगुती टेम्पल में जो इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें मिलता है। लिखी किसने है, रवि कीर्ति ने लिखी है, जो कि कोर्ट पोइट थे पुलाकेशिन II के, इनके ही जो कोर्ट पोइट थे उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन बनवाई है। ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो हर्षवर्धन से इसका कनेक्शन है, पुलाकेशिन II से इसका कनेक्शन है, तो आप समझ सकते हैं, पता होना चाहिए है कहां पे, कर्नाटका में। फिर आता है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, उदयगिरी खंडगिरी केव्स जो है उड़ीसा में, वहां पे ये मिली है, हमने प्रीवियस ही वीडियो में पढ़ा है, राइट। सो थोड़ा सा इसके बारे में इन डिटेल नहीं पढ़ा था, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है ऑल्सो नोन एज एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी खंडगिरी केव्स इन ओडिशा। ओडिशा में जो उदयगिरी खंडगिरी केव्स हैं वहां पे ये है, और हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन को एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। इंस्क्राइब किसके द्वारा करवाई गई है, तो जो किंग खारावेला थे उनके द्वारा 2nd सेंचुरी BCE में इंस्क्राइब करवाई गई थी। इस इंस्क्रिप्शन में टोटल 17 लाइन्स हैं, 17 लाइन्स हैं, जिनकी लैंग्वेज है प्राकृत, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। एंड ये इकलौती ऐसी इंस्क्रिप्शन है विच इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंगा रूरल खारावेला। जो कलिंगा शासक थे खारावेला, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इकलौती इसी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेहरौली इंस्क्रिप्शन हो गया हमारा, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए मेहरौली इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिली है, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, वहां पे मिली है। नोटेबल फॉर, क्यों ये इतनी न्यूज में है, न्यूज में भी नहीं कह सकते, क्यों इतनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रस्ट रेजिस्टेंट कॉम्पोजिशन, बिकॉज ऑफ इट्स रस्ट रेजिस्टेंट कॉम्पोजिशन। है क्या कि जो इंस्क्रिप्शन है जैसे नॉर्मल इंस्क्रिप्शन थी वैसी है, लेकिन इस पे जो कहते हैं ना जंग वगैरह कुछ नहीं लगा अभी तक, है ना। सो रस्ट रेजिस्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या ऐसा यूज किया गया है जिससे इसमें जंग ही नहीं लगा अभी तक। ठीक है, जो सोचने वाली बात है, चंद्रगुप्त II के द्वारा ये बनवाई गई थी, इंस्क्राइब करवाई गई थी। नेक्स्ट आता है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे तो हम जब पढ़ते हैं ना अशोका के बारे में, तो वहां भी हम इन चीजों को पढ़ते हैं, बट वहां पे ऐसा होता है कि हम हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं कि युद्ध हुआ, कब हुआ, कौन जीता, कैपिटल क्या थी, कौन इसका राजा, बेटा, मामा, वो सब। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हम आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, राइट। सो ये जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, नेम गिवन टू इलाहाबाद पिलर, जो इलाहाबाद पिलर है उसे ही ये नाम दिया गया है। अब पहले कौशाम्बी में था, फिर इलाहाबाद पोर्ट में ये जो है मूव करवाया गया। ये था ऑन द अशोकन पिलर, अशोकन पिलर जो था उसके ऊपर ये थी। बाद में अकबर ने खुद से इसको इलाहाबाद पोर्ट में जो है मूव करवाया था। अब इसके लिए मैं थ्योरीज पढ़ रही थी कि क्यों मूव करवाया, मैं कुछ और जानना चाह रही थी, तो उसमें यह है कि कई कहते हैं कि मूव करवाया, कई कहते हैं कि नहीं यहीं पे था ओरिजिनली। तो अब हम जो पढ़ते हैं ना उसमें हर एक बुक में आपको इसमें ही दिखेगा कि ये कौशाम्बी से इलाहाबाद फोर्ट को मूव करवाया गया है। अब आई थिंक ये इंडियन आर्मी के पास है, प्रॉपर बाउंड्री वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। सो दिस इज वन ऑफ द पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोका का एक पिलर एडिक्ट है ये, जितने भी थे उसमें से एक है, एंड ये बना हुआ है सैंडस्टोन से। ठीक है,
अब देखिए हमने कितना कुछ पढ़ लिया, अब लास्ट हमारा बचता है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है उनके लिए जिनका इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, बट ऐसा भी सोचिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल ही हिस्ट्री लेकर चलते हैं ना, तो थोड़ा उनका भी सोचे। चलिए अब हमारा लास्ट है कलसी इंस्क्रिप्शन। कलसी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिली है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के तट पे उत्तराखंड में। लैंग्वेज थी प्राकृत, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, क्वार्ट्ज से बना हुआ था, और only place in North India where the great Mauryan emperor has inscribed the rock edicts। उत्तरी भारत में इकलौती ऐसी जगह है जहां पे आपको जो है अशोकन एडिक्ट देखने को मिलेगा, अशोकन ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ में, सेंटर में वो तो मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से अशोका ने क्या किया? बुद्धिज्म को अपनाया, नॉन वायलेंस को फॉलो किया, एंड हिज कमिटमेंट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ वॉर, कि अब आगे से युद्ध ना हो, इस चीज को भी अपनाया, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एंड रॉक एडिक्ट्स, इंपॉर्टेंट वाले, वो हमने कवर कर लिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मैंने काफी जो है इधर उधर से ढूंढ के ये कंटेंट किया है कंप्लीट, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और एक टॉपिक एक साथ में आपको सारा कंटेंट मिल गया तो पढ़ने में। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंडर पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। अब देखिए जो टेम्पल आर्किटेक्चर है काफी लेंथी टॉपिक है। आज हमें पढ़ना है कि टाइम के साथ टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। स्टेजेस हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं, एंड गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, पोर्टिको क्या होता है, वो सब चीजें। उसके बाद से फिर हम नगाड़ा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, इन सब की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो हल्का सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हमें पढ़ना कैसे है। बाकी आज का टॉपिक काफी छोटा है, टोटल 5 स्टेजेस आती हैं जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ। अब इवॉल्व होने का मतलब क्या है कि शुरू में मंदिर कैसे बनाए जाते थे और फिर आज तक पहुंचते पहुंचते मंदिर कैसे हो गए, ये हमें पढ़ना है ओवरऑल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी फर्स्ट स्टेज, यानी कि बहुत पहले मंदिर कैसे होते थे। फ्लैट रूफ, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि शिखर स्टाइल है, ये है वो है, कुछ नहीं होता था। सिंपल एक फ्लैट छत समझते हैं ना आप, रूफ होती है जो सिंपल एक प्लेन छत होती थी। स्क्वायर इन शेप, जैसे अभी आप देखेंगे ना, आप गूगल कीजिएगा एक बार, बहुत ही ऐसे सिंपल सा मंदिर है, ठीक है। और ऐसे छत उसके बिल्कुल सिंपल, जैसे हम रेलिंग लगाते हैं अपने घर के ऊपर, है ना, टेरेस पे, तो सेम वैसा होता था। स्क्वायर शेप के मंदिर होते थे। स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन लो प्लेटफॉर्म। आजकल आपने देखा है कि मंदिर कैसे होते हैं, जैसे आप जाएंगे तो थोड़ी सी स्टेयर्स होती हैं, फिर ऊपर एक हाई, एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे मंदिर होते हैं। पहले सिंपल जैसे घर होते हैं ना, सड़क के साथ घर है, सिंपल है, वैसे ही पहले जो है लो प्लेटफॉर्म पे, लो प्लेटफॉर्म का मतलब समझ गए होंगे अब तक आप, तो वैसे ही पहले मंदिर होते थे, सिंपल जैसे है, कुछ ऊंचा उठा हुआ नहीं होगा, ठीक है। अभी भी अगर अपने दिमाग में देखो किसी मंदिर को याद करो तो पहले पौड़ियां होती हैं, फिर थोड़ा उठा हुआ होता है मंदिर, है ना, एकदम से साथ में नहीं होता मंदिर। अब जितने तो हमारे नॉर्थ इंडिया में बात करें तो ऐसे ही टेम्पल्स हैं, ठीक है। एक होता है वर्ड पोर्टिको। पोर्टिको होता है डेवलप्ड ऑन शैलो पिलर्स, जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपका मंदिर है, ठीक है, तो इसके सामने थोड़ा सा बरामदा होगा, तो बरामदे में जैसे यहाँ पे छत होगी ना, आगे अब आप समझिए यहाँ मैं ड्रॉ कैसे करूं, तो यहाँ छत है ऊपर, ये आपका बरामदा, तो ये छत फ्लोर के साथ कुछ पिलर्स के थ्रू अटैच होगी। ये जो पिलर्स होते हैं इन्हें कहते हैं पोर्टिको। अब आगे मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी कि पोर्टिको क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया। मंदिर है, मंदिर के आगे थोड़ा सा आंगन है, लेकिन उस आंगन और ऊपर जो छत है उसको कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे पिलर्स लगाए हुए, वो पिलर्स कहलाते हैं पोर्टिको। तो बहुत ही पतले पतले पिलर्स होते थे, बट होते थे फर्स्ट स्टेज में। और पहली स्टेज का एग्जांपल है टेंपल नंबर 17 जो कि सांची में है। सांची कहाँ पे है? एमपी में है। एमपी कहाँ है? सेंट्रल एक स्टेट है इंडिया की, जो किसी भी बाहर चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं है, ना वो कोस्टल एरिया के साथ आती है, ना वो माउंटेन्स के साथ आती है, ना वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ आती है ना, इस तरह से। चलिए सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज का मतलब है कि थोड़े टाइम के बाद अब मंदिरों में थोड़ा बदलाव आया। बदलाव कैसे आया? प्लेटफॉर्म हायर और अप्रेस्ड हो गया। अब थोड़े ऊंची जगह पर मंदिर बनाए जाने लगे। जैसे अगर ये प्लेन एरिया है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, तो ये प्लेन एरिया है, लेकिन थोड़े से यहाँ पे थोड़ी ईंटें वगैरह भर के थोड़ा सा स्टेप ऊपर करके वो मंदिर बनाएंगे, ठीक है। ये चीज नई इवॉल्व हुई टाइम के साथ। एंड सम इंस्टेंसेस ऑफ 2 स्टोरी टेम्पल्स, कुछ 2 मंजिला मंदिरों के एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे आपको, राइट।
एंड एम्बुलेटरी पैसेजवे अराउंड द गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, ये टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, शिव जी पार्वती का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, तो जो मेन डिएटी होती है, प्रिंसिपल डिएटी होती है, मेन भगवान होते हैं, वो जिस कमरे में रखे होते हैं उसे कहते हैं गर्भगृह, मतलब जहां पे प्रिंसिपल डिएटी रहते हैं, मेन भगवान रहते हैं। अब आपने देखा जैसे शिव जी का शिवलिंग होती है तो हम आधी परिक्रमा करते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं, या फिर जो कोई और मंदिर है हम पूरी परिक्रमा करते हैं, है ना। तो वो जो परिक्रमा के लिए जो रास्ता बना होता है, गैलरी सी बनी होती है, उसे हम कहते हैं पैसेजवे, एम्बुलेटरी पैसेजवे। अब सर्कुलर है तो सर्कम्बेटरी पैसेजवे, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में तो ये होता है कि जैसे हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर हम एक चक्कर मारते हैं आसपास, ठीक है, तो वो पैसेज एक बढ़िया सा रास्ता बना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है और जगह भी सेम ही चीज होगी, क्योंकि इंडिया में इतनी भी डाइवर्सिटी नहीं है ना। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे फर्स्ट स्टेज का एग्जांपल हमने टेंपल नंबर 17 सांची पढ़ा। सेकंड स्टेज का एग्जांपल आता है पार्वती टेंपल, जो कि नंचना कुथाड़ा एमपी में है, ठीक है। अब इसको आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देंगे, नहीं। अगर तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखिए टेंपल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप अपने आंसर्स को बाकियों से डिफरेंट बनाएं, क्योंकि नितिन सिंघानिया ऐसा नहीं सभी पढ़ेंगे, बट बहुत जो होंगे जो सब कुछ रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो पढ़ेंगे। अदरवाइज सब फाइन आर्ट्स की बुक पढ़ते हैं या कुछ नोट्स वगैरह प्रेफर करते हैं, तो आपको अपना आंसर उन सबसे डिफरेंट बनाना है। तो कैसे बनाना है वो आप पे डिपेंडेंट है, वही तो आपका आर्ट है ना। थर्ड स्टेज आती है, अब थोड़ा और टाइम इवॉल्व हुआ, अब आगे इमरजेंस ऑफ शिखरास। पहले क्या था, फ्लैट रूफ, सिंपल प्लेन छत होती थी, अब शिखर स्टाइल आ गया इन प्लेस ऑफ फ्लैट रूफ। शिखर समझ गए, इस तरह से जो चोटी होती है मंदिर के ऊपर, है ना। एंड पंचातन स्टाइल ऑफ टेंपल मेकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब पंचातन क्या है, एक प्रिंसिपल डिएटी होगी, उसके आसपास 4 और होंगे, तो ये हो गया पंचातन, 5, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, आपको समझ आता रहेगा। 4 सब्सिडरी श्राइन्स अलोंग विद प्रिंसिपल डिएटी, अलोंग विद द टेंपल ऑफ प्रिंसिपल डिएटी। प्रिंसिपल डिएटी क्या होता है, जो मेन भगवान है, जो मेन मंदिर, हम बोलते हैं ना कई बार हम सुनते राम मंदिर है जी, तो राम मंदिर में क्या सिर्फ राम और सीता जी होंगी, नहीं, हनुमान जी की भी होगी मूर्ति, शिव जी की भी, मतलब सबकी मूर्तियां होती हैं, पर मेन जो बड़ी होगी वो राम और सीता की होगी, है ना, इस तरह से। तो अब ये प्रिंसिपल डिएटी का है, आसपास 4 और भी होंगे, वहां पे और देवी देवताओं को रखा होगा। अब इसके एग्जांपल्स कहाँ पे मिलते हैं, दशावतार टेंपल देवगढ़ यूपी में, दुर्गा टेंपल एहोल कर्नाटका में, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और जो पुलाकेशिन II थे, उनके जो कोर्ट दरबारी थे रवि कीर्ति, उन्होंने बनवाई थी, कोर्ट पोइट थे उनके। और जो हर्षवर्धन थे, उनके जीवन की पहली हार थी हर्षवर्धन और पुलाकेशिन II की फाइट के बारे में बताती है ना, ये सब हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। अब आगे चलते हैं, अब आ गई जी 4th स्टेज, मतलब थोड़ी और डेवलपमेंट हुई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस वन, मतलब वही शिखर स्टाइल है, पंचातन स्टाइल है, सेम वैसा ही था, एक्सेप्ट मोर रेक्टेंगुलर मेन श्राइन। जो मेन श्राइन है प्रिंसिपल डिएटी, इनका जो कमरा था थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया, बाकी सब सेम ही था। इसका एग्जांपल आ जाता है ते टेंपल, जो कि शोलापुर में है, शोलापुर जो कि जूतों के लिए, चप्पलों के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में है ना। अब आगे जी लास्ट स्टेज, 5th स्टेज। अब देखिए अगर आपको डायग्राम बनाना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 आपने सर्कल्स बनाए, उनके बीच में ऊपर स्टेजेस लिखे और बीच में 2-3 फीचर्स लिखे, एंड दैट्स इट, है ना। वो भी बहुत अच्छा लगेगा, बट मुझे तो आपको पढ़ाना है, मुझे तो आपको कंटेंट देना है, लिखने के लिए वर्ड्स देने, तो इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। ओके, लास्ट स्टेज आती है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर टेंपल्स। तो देखिए सर्कुलर टेंपल्स हमारे यहाँ तो नहीं है, अब मे बी किसी और जगह हूँ, है ना। तो सर्कुलर टेंपल्स मतलब गोल गोल टेंपल्स का आ गया जमाना, एंड रेस्ट ऑफ द फीचर्स सेम, बाकी सब कुछ सेम था, बट टेंपल्स सर्कुलेट गोल हो गए, है ना। अब इसका एग्जांपल आपको मनियार मठ राजगीर कहाँ है, बिहार, वहां पे मिलेगा। ओके, तो देखिए आज हमने टेंपल आर्किटेक्चर की स्टेजेस पढ़ी कि कितनी स्टेजेस थी, 5 थी, सब में क्या क्या होगा। देखिए फ्लैट रूफ से हम कहाँ पहुंच गए, शिखर स्टाइल पढ़ने लग गए, अब हम उसके भी फर्दर 3-3 स्टाइल्स पढ़ते हैं, है ना। तो अब हम काफी आगे तक इवॉल्व हो गए। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे स्टाइल्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 डेली हम एक स्टाइल को डिस्कस करेंगे। पहला है नगाड़ा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायका स्टाइल, विसारा स्टाइल, हौसला एंड विजयनगर आर्ट। 1-2 हम इसमें से लास्ट वाले स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो तो साउथ इंडिया से हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नेशनल लेवल में ये स्टार्टिंग के 3-4 ही इनफ है। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बट आज हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मंडप आ जाता है, विहान क्या है, शिखर क्या है, कमलक क्या है, कलश क्या है, ये सारी जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, वो हमें आज पढ़नी है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि टेंपल आर्किटेक्चर के स्टेजेस क्या है, पुराने समय में मंदिर कैसे होते थे और डेवलप होते होते कैसे होते गए, 5 स्टेजेस आई, उनके बारे में पढ़ा।
अब हम नेक्स्ट स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आज क्या पढ़ना है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हिंदू टेम्पल्स। तो देखिए टर्म्स आपके सामने हैं कि हमें पढ़नी क्या क्या है, ठीक है। अब जब हम स्टाइल्स पढ़ेंगे ना तो हम इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, वहां पे डायरेक्ट आएगा सेंक्टम, सेंक्टोरम या फिर शिखरा, विहाना, विमाना, वाहना, ऐसे डायरेक्ट आएंगे। तो डायरेक्ट आपको जो है उस टाइम समझने होंगे। यहाँ हम टर्म्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाएं। अब देखिए सेंक्टम सेंक्टोरम, इसे हम गर्भगृह भी कहते हैं। सेंक्टम सेंक्टोरम कहीं आपको नहीं आएगा, आपको आएगा गर्भगृह, ठीक है। लेकिन कई बार आ भी जाता है, यू नेवर नो। तो आपको पता तो हर चीज होनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपने टारगेट रखा है ना। तो सेंक्टम सेंक्टोरम को गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ स्मॉल रूम विच हाउसेज द प्रिंसिपल डिएटी ऑफ द टेम्पल। ये एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे जो भगवान होते हैं, मेन भगवान होते हैं मंदिर में, उनको रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर राम मंदिर है, मतलब राम और सीता की मूर्ति वहां पे होगी, तो वो एक छोटे से कमरे में होगी, बड़ी सी मतलब प्यारी सी मूर्ति होगी, है ना। तो वो जो कमरा होता है उसे हम कहते हैं गर्भगृह या फिर सेंक्टम सेंक्टोरम, जहां पे मेन भगवान जिसका जो कि मंदिर है उनकी मूर्ति वहां पे रखी जाती है। नेक्स्ट आता है मंडप। मंडप क्या होता है, शादी का मंडप? नहीं, वैसे ही कुछ है बट थोड़ा डिफरेंट है। एंट्रेंस टू द टेम्पल, जब आप मंदिर में एंटर करते हो ना तो आपको बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है, फिर आप आगे जाते हो तो वहां पे आपको फिर वो गर्भगृह देखने को मिलता है। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो पोर्टिको या हॉल होता है, यस मे बी, अब जो मंडप है पोर्टिको भी हो सकता है, हॉल भी हो सकता है। पोर्टिको क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। देखिए इमेजिन कीजिए कोई मंदिर है, ठीक है, उसकी एंट्रेंस पे आगे की ओर छत है और नीचे जो फर्श है और जो छत है उसके ऊपर पतले पतले पिलर्स लगे हुए, तो उन पिलर्स को कहा जाता है पोर्टिको, ठीक है। अब वो पोर्टिको या फिर अंदर जाके जो हॉल है, इन सबको हम मंडप कह सकते हैं। अब मंडप का मेन काम क्या होता है, जनरली डिजाइन टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। बहुत सारे लोग, अगर कीर्तन हो रही है, कोई पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट कर सके, वहां पे बैठ सके लोग आराम से, ये टारगेट होता है मंडप का। अब जो छोटे मंदिर होते हैं वहां भी छोटा मंडप होता है, जो तो बड़े होते हैं वहां तो बहुत बड़ा होता है ना। बट मंडप आप देखेंगे ऐसी चीज है जो हर मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। कई बार रश हो जाता है मंदिर में तो लोग बारी बारी अंदर दर्शन करने जाते हैं, तो उसलिए भी यूज हो जाता है मंडप, है ना। नेक्स्ट आता है शिखर। शिखर तो नाम से लग रहा है, शिखर माने पहाड़, पहाड़ माने चोटी, है ना। तो माउंटेन लाइक स्पायर, माउंटेन की तरह एक ऊंचा चोटी होती है, टावर होता है। स्पायर क्या होता है, अ टॉल पॉइंटेड टावर। टावर जिसकी नाक बहुत तीखी है ना, चोंच आप कह लीजिए, जो टिप है उसकी टॉप मोस्ट टिप है बहुत तीखी है, वैसे करके। शेप्स वेरी, अब शिखर स्टाइल भी हम पढ़ेंगे, इसकी भी शेप्स वेरी करती हैं। ऑल्सो कॉल्ड विमान। अब विमान और वाहन दो अलग चीजें हैं, इसे हम विमाना भी कहते हैं शिखर को, ठीक है। और वाहन आप देखते हैं कि वाहन क्या होता है। इट इज अ माउंट और व्हीकल ऑफ द मेन डिएटी। मेन भगवान है जिसके ऊपर बैठे हुए हैं उसे हम वाहन कहते हैं। तो ये तो हमें सिंपल भी समझ आता है वाहन क्या होता है। जैसे दुर्गा माता है वो शेर के ऊपर बैठती हैं, और जैसे हमारे गणेश जी हैं तो वो चूहे की सवारी करते हैं, है ना। तो ऐसे करके सबके अपने अपने वाहन है। तो वैसे आपने याद रखना कि वाहन क्या होता है, व्हीकल जिसके ऊपर जो मेन भगवान है वो बैठते हैं। प्लेस्ड जस्ट बिफोर द गर्भगृह। गर्भगृह हुआ वो कमरा, तो उस कमरे में सबसे नीचे जो है यही रखा होता है वाहन, उसके ऊपर फिर मूर्ति होती है मेन भगवान की, ठीक है। हाउएवर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ लोकल रूलर्स डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट हो गया कि अब अलग अलग रूलर्स आए, अब उन्होंने अलग अलग तरह से मंदिरों को शरण दी, अलग अलग तरह से मंदिरों को बनवाया अपनी पसंद के हिसाब से, तो अलग अलग स्टाइल आर्किटेक्चर का डेवलप हुआ, ठीक है। अब दो और बचते हैं हमारे और बहुत ज्यादा जरूरी हैं ये दोनों। अमलक एंड कलश क्या होते हैं। अमलक क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क की तरह एक स्ट्रक्चर होती है एट द टॉप ऑफ द टेम्पल। शिखर होता है ना, शिखर जैसे मैंने आपको यहाँ पे चोटी बताई थी, इसके ऊपर दो चीजें होती है, एक होता है अमलक, एक होता है कलश। अमलक क्या होता है, डिस्क की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, टेम्पल के बिल्कुल चोटी पे होती है, कॉमन इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आपको कॉमनली ये मिलेगा। कलश क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्पल। अब यहाँ पे कलश जो होता है ना, कलश का एक बर्तन होता है जैसे, है ना, तो उसको उल्टा करके जो है आप समझ लीजिए वो शेप होती है शिखर के ऊपर। ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये अमलक, कलश, वाहन, शिखर, विमान, मंडप, सेंक्टम सेंक्टोरम, गर्भगृह, सारी की सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एज ए हिंदू भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। बाकी तो हम तैयारी कर ही रहे हैं तो हमें काफी चीजें इधर उधर की पता लगती रहती है। चलिए आज के लिए इतना ही।
आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेजेस पढ़ी थी, आज हमने स्टाइल्स एंड टर्म्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम स्टाइल्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स। फर्स्ट स्टाइल हमारा है नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा, यानी कि उत्तरी भारत में इस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हमने टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टेजेस पढ़ लिए हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर के वेरियस स्टाइल्स, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि गर्भगृह हो गया, विमान हो गया, वाहन हो गया, अमलक हो गया, कलश हो गया, मंडप हो गया, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी अगर ऐसी टर्म आज आती है, जैसे यहाँ पे मंडप आए हैं, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। पोर्टिको आता है जैसे यहाँ पे, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अदरवाइज एक एक टर्म को डिस्कस करूंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। नहीं आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, एक बार जरूर देखें, ठीक है। नाउ नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब इस स्टाइल के जो मंदिर हैं आपको उत्तरी भारत में देखने को मिलेंगे फ्रॉम 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स। 5वीं शताब्दी के बाद से इस तरह के मंदिर जो हैं बनने उत्तरी भारत में स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये यहाँ से वन लाइनर्स बन सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके फीचर्स हैं ये नगाड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है टेम्पल, पहले तो आपने याद रखना नगाड़ा नॉर्दर्न, ठीक है, उसके बाद आगे चलिएगा। नाउ टेम्पल्स जनरली फॉलोड पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। अब जो उत्तरी भारत में मंदिर बनते थे वो पंचायतन स्टाइल जो है मंदिरों को बनाने का फॉलो करते थे। अब ये स्टाइल होता क्या है? Here the main shrine is surrounded by 4 subsidiary shrines। यहाँ पे मेन डिएटी होते हैं, मेन भगवान होते हैं, उनके आसपास 4 और होते हैं जिनकी छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं, लेकिन मेन जो है यहाँ पे बड़ी मूर्ति होती है। जैसे यहाँ पे अगर राम सीता की मूर्ति है, बेशक यहाँ पे दुर्गा माता की है, गणेश जी की है, शिव जी है, शनिदेव है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? राम मंदिर बोलेंगे। अगर दुर्गा माता की है तो दुर्गा मंदिर बोलेंगे, हनुमान जी की है तो हनुमान मंदिर बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। बाकी आपने देखा भी होगा, मंदिर आप जाते रहते हैं, एक मेन मूर्ति होती है, बाकी सारी और भी बहुत सारी मूर्तियां होती हैं। तो ये जो पंचायतन स्टाइल है ये आपको मेनली उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा, जिसमें एक मेन भगवान होंगे, 4 सब्सिडरी श्राइन्स होंगी। सेकेंड फीचर आता है प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल्स और मंडप्स इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल श्राइन। जहां पे मेन ये है, यहाँ पे या तो आपको मंडप होगा, बढ़िया। मंडप क्या होता है? खुली जगह जहां पे जाके लोग बैठ सकें, पूजा पाठ कर सकें, वेट कर सकें, दर्शन कर सकें। दूसरा होता है असेंबली हॉल्स। तो ये सेम ही चीज है, असेंबली हॉल्स बोलो या मंडप बोलो, हर एक मंदिर में आगे बैठने के लिए जगह होती है, हॉल्स होता है, चाहे वो छोटा मंदिर है चाहे बड़ा, ठीक है। तो ये आपको जो नगाड़ा स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, उसमें देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है द टेम्पल्स वर जनरली बिल्ट ऑन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म्स। ऊंचे उठे हुए प्लेटफॉर्म पे ये मंदिर जनरली बनाए जाते थे, ठीक है। एंड द पोर्टिकोज हैड अ पिलर्ड अप्रोच। पोर्टिको क्या होता है? पिलर से लगे हुए हैं, एरिया है, पहले समझाया हुआ है। तो यहाँ पे पोर्टिकोज जो हैं वो पिलर्ड अप्रोच को फॉलो करते थे, ठीक है। एंड अ कवर्ड एंट्रेंस टू द बिल्डिंग यूजुअली सपोर्टेड बाय कॉलम्स। अब जब मंदिर में एंटर करते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर एक कवर्ड एंट्रेंस होती है, मतलब छत होता है हॉल के ऊपर भी, ठीक है। बेशक वो कॉलम समझ रहे, कॉलम मतलब पिलर की बात यहाँ पे हो रही है, राइट। नेक्स्ट आता है नो वाटर टैंक्स और रिजर्वायर्स प्रेजेंट इन टेम्पल प्रीमिसेस। मंदिर के अंदर कोई पानी का टैंक नहीं होगा, कोई रिजर्वायर नहीं होगी। बट आज के डेट में उत्तरी भारत में हाँ टैंक भी लगने स्टार्ट हो गए हैं, हैंडपंप लगने स्टार्ट हो गए हैं, बट उस टाइम पे नहीं होते थे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है आउटसाइड द गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? पहले मैंने पढ़ाया है, स्मॉल रूम विच हाउसेज द प्रिंसिपल डिएटी। छोटा सा मंदिर जहां पे मेन भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है उसे हम गर्भगृह या सेंटोरियम कहते हैं। अब आउटसाइड द गर्भगृह इमेजेस ऑफ रिवर गॉडेसेस लाइक गंगा एंड यमुना वर प्लेस्ड। गर्भगृह के बाहर और देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, मेनली जो रिवर गॉडेसेस होते हैं जो कि नदियों के नाम से फेमस, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो इनकी भी मूर्तियां बाहर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। अब आप देखेंगे मंदिर में जाते हैं ना तो कुछ इस तरह का शिखर होता है ऊपर, है ना। तो जो शिखर सबसे ऊंचा वाला शिखर होता है उसी के नीचे जो है मेन भगवान की मूर्ति रखी होती है। गर्भगृह यानी जहां पे मेन भगवान होते हैं वो सब मंदिर के सबसे ऊंचे टावर के नीचे होता है, ठीक है। एंड इट डजंट यूजुअली हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। हाँ ये चीज तो है, उत्तरी भारत में जो मंदिर होंगे ना प्रॉपर वॉलिंग नहीं होती, बाउंड्री वॉल्स नहीं होती, लेकिन अब बननी स्टार्ट होगी। जैसे बचपन में भी मैंने देखे मंदिर तो सिंपल मंदिर होते थे, बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी, लेकिन अब इस एज तक पहुंचते पहुंचते हाँ मैं देखती हूँ कि मंदिरों में वॉल्स लगनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। बाउंड्री वॉल समझते ना कि अंदर कोई जा नहीं सके, प्रॉपर गेट इस तरह से, ठीक है।
अब यहाँ पे हल्का सा मैंने आपको एक डायग्राम से बनाया है कि नगाड़ा स्टाइल ऑफ जो टेम्पल आर्किटेक्चर है कैसा होता है। ये हो गया गर्भगृह, यहाँ पे मेन भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, यहाँ पे जो चोटी होगी बहुत ऊपर होगी, ये जो टावर होगा इस तरह से होगा। आसपास चलने के लिए हम यहाँ से मंडप से अंदर एंटर करते हैं, ये है पौड़ियां, स्टेयर्स, स्टेप्स। अंदर आएंगे, यहाँ पे हॉल है, मंडप है, यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं, बैठ के वेट कर सकते हैं, भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं, है ना, सब कुछ। फिर इसके बाद आप यहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर ये आ जाता है सर्कमएम्बुलेटरी पैसेजवे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से चक्कर मारते हैं, दर्शन करते हैं और बाहर निकलते हैं, है ना। तो ये जो पैसेजवे है ये प्रॉपर छत के नीचे होता है, ऐसा नहीं सड़क के ऊपर सिर्फ यही मंदिर है बाकी सड़क के ऊपर नहीं, प्रॉपर छत होती है, ठीक है। एंड थोड़ा सा वर्ड थियोरेटिकल भाषा में देखें तो ये है, इट इज अ पाथ टू मूव अराउंड अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट और आइडल। जो पवित्र पूजा स्थल है आपका, उसके आसपास घूमने के लिए एक स्थान होता है, ठीक है। अब देखिए कितने सारे फीचर्स हमने पढ़े, हर एक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर हमें यही पढ़ना है, किसी में कुछ होना है, किसी में कुछ होना है, तो आपको याद रखना है। देखिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मेरी नोट्स को बनाने में, तो प्लीज आप इन वीडियोस को प्यार दें। आर्ट एंड कल्चर, पहले तो आप लोगों के इतने मैसेजेस आते थे, पर्सनल मैसेजेस भी, कि मैम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करें, हम पढ़ेंगे। अब जब स्टार्ट किया है तो उस पर व्यूज ही नहीं आते, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो मुझे बताएं कि कहाँ आपको कमी लग रही है। आपको शॉर्ट में चाहिए, बट शॉर्ट का मुझे लगता है कि जब पढ़ना है एक बार तो ढंग से पढ़ना है, फिर शॉर्ट वाला काम नहीं होता सही, और शॉर्ट में मुझे भी नहीं आता, फिर जब एक बार पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है ना। चलिए फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, ज्यादा लेंथी नहीं होगा, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। नेक्स्ट पेज, एक ही पेज बचता है, वो पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ में फटाफट से अपना पेपर पेन मूव करते रहें, है ना। चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन नॉर्थ इंडिया इट इज कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग टू इट। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में ये चीज कॉमन है कि कोई बड़ा सा पत्थर है, चट्टान है, उसके ऊपर मंदिर बना है और आगे से स्टेयर्स हैं, पौड़ियां हैं, स्टेप्स हैं, आप वहां पे जाके दर्शन कर सकते हो। हाँ ये चीज है क्योंकि पहाड़ों में पत्थर, चट्टानी, ज्यादा चीजें भी होती हैं, शायद ये रीजन तब रहा होगा। नेक्स्ट आता है इनसाइड द टेम्पल। अब देखिए आगे चलने से पहले ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, ये देख लीजिए। शिखर स्टाइल है, उसके ऊपर अमलक होता है, उसके ऊपर कलश होता है। कलश जैसे एक लोटा होता है ना, वो उल्टा करके रखा हो वैसा कुछ होता है। अमलक एक स्टैंड सा होता है जो कलश को होल्ड कर सके। और ये शिखर तो आपको पता है ना, ये तो आपने देखा ही होगा। चलिए नेक्स्ट फीचर हमारा आता है, इनसाइड द टेम्पल द वॉल वाज डिवाइडेड इनटू 3 वर्टिकल प्लेन्स। अब ये बड़ा ना समझने वाली चीज है, एक बार समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज बार बार पढ़ते रहें फिर भी समझ नहीं आती। मैंने बहुत ध्यान से समझा इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा। मंदिरों के अंदर क्या होता है, जो दीवारें हैं वो 3 वर्टिकल प्लेन्स में डिवाइड होती हैं। वर्टिकल प्लेन्स क्या है हम पढ़ेंगे, इसे हम, ये जो डिवीजन है वर्टिकल फॉर्म में, इसे हम कहते हैं रथ। और 3 वर्टिकल प्लेन है मतलब त्रिरथ टेम्पल बोलेंगे। 5 है तो पंचरथा टेम्पल्स बोलेंगे, 7 है तो सप्तरथा टेम्पल्स बोलेंगे, 9 है तो नवरथा टेम्पल्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज है, यूज टू मेक नरेटिव स्कल्पचर्स। देखेंगे ना जब हम मंदिर के आसपास चक्कर लगाते हैं, जो पैसेज होता है वहां पे कुछ मूर्ति बनी होती है, या फिर कोई दुर्गा चालीसा लिखी होती है, या फिर कुछ पेंटिंग का जैसे लकड़ी है उस पर कार्विंग करके कुछ बना होता है, नहीं कुछ ना कुछ बना होता है, मतलब उसके ऊपर, है ना, इन वॉल्स के ऊपर। अब ये त्रिरथा टेम्पल का क्या मतलब है, पंचरथा का क्या मतलब है, सेम वही है सप्तरथा नवरथा के लिए, मैंने 2 यहाँ पे बनाए। त्रिरथा मतलब मंदिर है इस तरह से इसमें चलने के लिए होगा, पंचरथा है मतलब इसमें 5 चलने के लिए होगा। अब ये जो बिल्कुल मतलब ठेठ पहाड़ी होते हैं ना, वहां पे इस तरह के टेम्पल्स होते हैं। अगर आप थोड़े लोअर हिमालयन वैली में आ जाए तो वहां पे आपको त्रिरथा टेम्पल्स ही मिलेंगे जनरली, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रदक्षिणा पथ और एम्बुलेटरी पैसेजवे अराउंड द गर्भगृह वाज कवर्ड। गर्भगृह के आसपास, अब यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, जैसे ये आपका गर्भगृह है, इसके आसपास जो मैंने आपको पैसेजवे बताया ना, प्रीवियस पेज पे बना दिया था, तो वो ढका हुआ होता है। ऐसे नहीं हम सड़क के ऊपर चलते हैं चक्कर मारने के लिए, वो ढका होता है प्रॉपर, है ना। ये चीज तो आप भी समझ सकते हैं। अब इसके अंदर आते हैं 3 सब स्कूल्स। अब इतने डेप्थ में तो हम नहीं पढ़ेंगे कि हर एक सब स्कूल को भी पढ़ें, वैसे बुक में तो इसके बारे में भी दिया हुआ है, बट इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना हमें टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है ना, क्योंकि हमें सिर्फ आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना, और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, राइट। तो देखिए 3 सब स्कूल्स का थोड़ा सा आइडिया ले लो कि एक ओडिशा स्कूल आता है, एक खजुराहो स्कूल आता है, एक सोलंकी स्कूल आता है। सोलंकी स्कूल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का नॉर्थ वेस्ट में था, खजुराहो सेंट्रल में था, उड़ीसा आपको ओडिशा में था। अब जो सोलंकी स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, ऑल्सो कॉल्ड एज मारू गुर्जरा स्टाइल, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब हमारी एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो कि है एग्जाम्पल्स एंड शिखर्स के स्टाइल्स यानी टाइप्स। तो जो ये नगाड़ा टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसमें 3 तरह के शिखर आपको देखने को मिलेंगे। एक है लटीना, एक है फमसाना, एक है वल्लभी, और भी मिलेंगे बट ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम इन्हीं 3 का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
लेटिना की बात करें, सिंपल एंड मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे सिंपल है, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, अब हम बात किस चीज की कर रहे हैं ये समझ लीजिए पहले आप, ठीक है। हम कर रहे हैं शिखर की बात, यानी कि जो ये वाला पार्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ शिखर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मंदिर को डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो शिखर है ये सिंपल और सबसे कॉमन टाइप का था लेटिना। स्केयर होता था बेस से, जैसे यहाँ पे स्केयर होगा, फिर ऊपर चलते चलते एंड स्लोप इनवर्ट्स टू अ पॉइंट ऑन टॉप, स्लोप जो है टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से स्लोप आएगा और ऊपर जाके जो है ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है मेनली यूज्ड फॉर हाउसिंग गर्भगृह, जहां पे मेन मूर्ति होती है भगवान की उसके ऊपर ये होता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है फमसाना। फमसाना क्या है, ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन लेटिना। ये ना थोड़ा ऊंचा होता है, पतला सा होता है तो ऊंचा होता है, तीखा होता है। ये होता है छोटा और चौड़ा, ठीक है। नॉट शार्पली राइजिंग टावर्स लाइक लेटिना। लेटिना में बहुत ऊंचे ऊंचे तीखे तीखे टावर्स होंगे, इसमें नहीं होते, इसमें ऐसा सा होता है, ठीक है। यहाँ पे अमलक लग गया, कलश लग गया, दैट्स इट। जनरली जेंटली राइज, अब बहुत ऐसा इसमें ऐसा स्लोप नहीं आएगा, इसमें ऐसा स्लोप आता है, इसमें स्लोप इस तरह से आता है, ठीक है। एंड देख लीजिए इस तरह का हो गया फमसाना आपका। अब ज्यादा नहीं पढ़ना, देखिए इतना इतना काफी है ना, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। 4-5 पेज का तो ये नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ही हो जाएगा अदरवाइज, है ना। तो कोशिश किया शॉर्ट में, बट हर एक पॉइंट को मैं टच करूं, ठीक है। फिर आता है वल्लभी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसमें रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद रूफ, ये इन दोनों से ये अलग है। इसमें तीखे तीखे होते हैं, इसमें थोड़ा जेंटल राइज होता है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें रेक्टेंगुलर मंदिर होगा और इसमें जो है इस तरह की चोटियां नहीं होंगी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे 2 शिखर आ गए बस, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एग्जाम्पल्स क्या है इसके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मंदिर आ गया जी, ये कौन से, ये नायका स्टाइल है, विसारा स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है, नगाड़ा स्टाइल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें, सो सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में जो है, कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो एमपी में है, मोढेरा सन टेम्पल गुजरात में है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर।